हेलो फ्रेंड्स, आज है हमारा डे फर्स्ट और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का रैपिड रिवीजन प्लस पीवाईक्यूज। आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है जो कि सितंबर में होने वाला है, तो उसके लिए ये बैच आया है जिसमें आपको अगस्त के अंदर अंदर तक आपका सारा सिलेबस मैथ्स और साइंस का कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज है हमारा डे फर्स्ट। आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ तैयारी आपकी नहीं हुई है अगर, तो ये बैच बिल्कुल आपके लिए है। आप इसको शुरू से डे वन से फॉलो करें। इंशाल्लाह आई होप आपका ये जो है जो जितना भी सिलेबस है जो आपका एग्जाम में आने वाला है वो 100% कंप्लीट हो जाएगा। और पीवाईक्यूज भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी ताकि आपका जो हेजिटेशन है कि ये पढ़ने के बाद, रैपिड रिवीजन पढ़ने के बाद क्या मेरा क्वेश्चन बनेगा या नहीं, तो वो भी मैं करवा दूंगी साथ में क्लास में। ठीक है, और अगस्त होने तक, अगस्त से पहले पहले मतलब अगस्त में ही सारा जो चैप्टर है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जब एग्जाम का एकदम 2-3 दिन बचेगा तो उसमें हम मैराथन सेशन रखेंगे जिसमें पीवाईक्यूज करेंगे। तो ये है हमारा डे फर्स्ट और चैनल है हमारा बिल्कुल नया। तो आप तो पहले सपोर्ट दिखाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मुझे मुझे भी मोटिवेशन मिले कि जो मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को अच्छा लग रहा है और बच्चे हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो मोटिवेशन होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि ये चैनल पे जो वीडियो है कंसिस्टेंसी के साथ आएगा। हर दिन एक लेक्चर आएगा, एक दिन मैथ का और एक दिन साइंस का, और आपका जो सिलेबस हाफ ईयरली सिलेबस है, मैं फिर से बोल रही हूँ, हाफ ईयरली सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर कोई चैप्टर रह रहा है हाफ ईयरली सिलेबस में जो आपके सिलेबस में है और मैं नहीं करवा रही हूँ, तो आप वो कमेंट में जरूर बताइए। मैंने सारा चीज़ डिटेल से डाल दिया है कि कौन कौन चैप्टर मैं हाफ ईयरली के लिए कवर कराने वाली हूँ। आप उसको देख लीजिएगा, और जो भी चैप्टर आप चाहते हैं कि नहीं ये चैप्टर भी होना चाहिए, तो कमेंट में डाल दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो भी चैप्टर कंप्लीट हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो चैप्टर है मैं बायोलॉजी से स्टार्ट कर रही हूँ। बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है, उससे स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें 4 अलग-अलग टॉपिक है जो खुद में एक चैप्टर है, ठीक है? आई होप आप सबको पता होगा ये चीज़। इसमें ये जो लाइफ प्रोसेस है उसमें 4 बड़ा-बड़ा टॉपिक है जो खुद में एक चैप्टर बनाता है। तो इसलिए मैंने बायोलॉजी से स्टार्ट किया है ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आए, ठीक है? तो चैप्टर का नेम क्या है? लाइफ प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है? मैं आपको ये बता देती हूँ कि लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि जो जो बेसिक फंक्शन इंसान, जो एनिमल्स, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बेसिक फंक्शन करते हैं अपने ज़िंदगी में, अपने लाइफ में, ठीक है? ज़िंदा रहने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, या फिर अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस बेसिक फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। तो अगर आप लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। तो द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ basic function performed by living organism to maintain their life, their survival life, and the maintain body, ठीक है? दिस इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो ये लाइफ प्रोसेस का आपका डेफिनेशन हो गया। क्या डेफिनेशन हो गया, आपको समझ आ गया? ठीक है, जो जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना वो परफॉर्म करता है एक सर्टेन लाइफ प्रोसेस। क्या परफॉर्म करता है? हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है, एक्सक्रीशन होती है, रिस्पायरेशन होता है, और रिस्पायरेशन होता है, सर्कुलेशन होता है और न्यूट्रिशन होता है। मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये चीज तो करेगा ही, उसके अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, बॉडी को मेंटेन करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? एनर्जी की। एनर्जी वो लेगा कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, प्रोटीन के फॉर्म में, फैट के फॉर्म में, तो उसको हम लोग न्यूट्रिशन बोलेंगे, न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो जो न्यूट्रिशन है, इस न्यूट्रिशन का एक अलग टॉपिक, ये अलग टॉपिक है हमारे बुक में लाइफ प्रोसेस में, और इसका एक अलग चैप्टर है। न्यूट्रिशन अपने आप में एक चैप्टर है। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि जो एनर्जी लेता है ऑर्गेनिज्म वो किस फॉर्म में लेता है, किस टाइप में लेता है, हेट्रोट्रॉफिक होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, ठीक है? इस टाइप का पूरा न्यूट्रिशन का टॉपिक पढ़ेंगे। फिर वो न्यूट्रिशन होने के बाद क्या होता है, वो अपने जिंदा रहने के लिए सांस भी लेता है, ठीक है? वो एक्सक्रीशन भी करता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकालने के लिए एक्सक्रीशन करता है। इस टर्म को एक्सक्रीशन बोलते हैं, ठीक है? तो वो भी करता है अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए, अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए। तो ये सारी चीजें हम इस लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो ये बेसिक फंक्शन हो गया। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल एंड बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन में लिखा हुआ, ठीक है? तो जो बेसिक प्रोसेस होता है, बेसिक प्रोसेस क्या है, अब इसको माइंड मैप में लिख देते हैं कि जो लाइफ प्रोसेस है उसमें क्या क्या चीज़ होता है। न्यूट्रिशन होता है, रिस्पायरेशन होता है, यहाँ पे प्रोसेस की स्पेलिंग सही कर लीजिए, PROCESSES, प्रोसेस होता है, ठीक है? लाइफ प्रोसेस में आता है न्यूट्रिशन, और क्या आता है लाइफ प्रोसेस में? रिस्पायरेशन, हम ये भी पढ़ेंगे अलग से, सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। ये 4 टॉपिक जो है हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है? इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में सिर्फ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। उसके बाद न्यूट्रिशन का जब स्टार्ट होता है तो एनर्जी, न्यूट्रिशन क्यों पढ़ते हैं? तो एनर्जी रिक्वायर होती है किसी भी डिफरेंट लाइफ प्रोसेस को करने के लिए। जैसे हम डेली रूटीन में क्या करते हैं, हम बाहर जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, लर्न करते हैं, होमवर्क, ठीक है, खेलते हैं, कूदते हैं। तो जो बेसिक लाइफ परफॉर्मेंस है, प्रोसेस है, उसको करने के लिए, कैरी आउट के लिए क्या जरूरत है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना? तो ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फ्रॉम कार्बन बेस्ड फूड से। जो कार्बन बेस्ड फूड होता है उससे हमें वो एनर्जी मिलती है। तो उसे हम न्यूट्रिशन बोलते हैं, थ्रू न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है? न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। तो न्यूट्रिशन में क्या होता है, अब आगे देखते हैं। तो बेसिक लाइफ प्रोसेस होती है, बेसिक काम जो होता है हमारे डेली लाइफ में, उसको करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और एनर्जी हमें कहाँ मिलती है? न्यूट्रिशन से मिलती है। न्यूट्रिशन में हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ फूड जो होता है वो लेते हैं, और फूड में क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है? तो अब क्या आता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब न्यूट्रिशन का जो टाइप होता है, कौन कौन किस किस तरीके से वे जो होता है न्यूट्रिशन लेने का, वो क्या होता है? एक तो होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है? और दूसरा क्या होता है? हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है।
आई होप आपको पता होगा, ये पहले से आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक क्या होता है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक का न्यूट्रिशन में क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इस टाइप के न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, अपना खाना खुद ही बनाता है सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। किससे? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, ठीक है। यूजिंग एन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स, जो एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स होता है जैसे कि लाइट, है ना, एनर्जी सोर्स का यूज करता है। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाता है कैसे? फोटोसिंथेटिक फोटो ये से क्या बोलते हैं, सनलाइट से अपना खाना बनाता है। तो एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स हुआ, सनलाइट क्या हुआ? एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स हुआ, है ना, उससे वो अपना खाना बनाता है। जो ये होता है प्लांट होता है। तो ऐसा इस खाना बनाने का वो तरीका, फूड बनाने का वो तरीका जिसमें किसी पे डिपेंड नहीं होता है, वो खुद से ही अपना एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स करेगा, कोई ऑर्गेनिज्म पे, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा? ग्रीन प्लांट बैक्टीरिया, ग्रीन प्लांट्स हो जाएगा, और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में जैसे साइनोबैक्टीरिया होता है ना, तो कुछ बैक्टीरिया भी होता है। तो ये याद रखना आपको, किसका एग्जाम्पल ऑटोट्रॉफिक में? कुछ बैक्टीरिया भी होता है और ग्रीन प्लांट्स, ये दोनों एग्जाम्पल है ऑटोट्रॉफिक का। ये दोनों खुद से खाना बनाएगा लाइट सोर्स को यूज करके, ठीक है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया एग्जांपल आता है, तो आप याद रख सकते हैं कि साइनोबैक्टीरिया इसका एग्जांपल है, ठीक है, बैक्टीरिया। ये याद रखना आपको। ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर, जो ग्रीन प्लांट होता है, ग्रीन प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होता है, जो कि जिसका टाइप जो होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। मैन्युफैक्चर, वो खुद से अपना खाना बनाता है, देयर ओन फूड। जो ग्रीन प्लांट होता है वो अपना खाना जो है, भोजन जो है खुद बनाता है, किससे? किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से। मतलब ग्रीन प्लांट जो अपना खाना बनाएगा उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस बोलेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। हियर दे यूटिलाइज, वो क्या करता है फोटोसिंथेसिस में? वो करता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वाटर लेता है बाहर से, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वाटर लेता है, और उसकी सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, वो क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, वाटर लेगा, और सनलाइट की हेल्प से, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वहाँ पे सनलाइट होना चाहिए, और उसकी हेल्प से वो क्या बना देगा? अपना फूड बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। ग्लूकोज क्या है? फूड है, कार्बोहाइड्रेट फूड है, ठीक है। और ऑक्सीजन बनाएगा, और वाटर निकालेगा, वाटर भी बनाएगा, ठीक है। सनलाइट जो है किसी प्लांट में कोई प्लांट सनलाइट को कैसे एब्जॉर्ब करता है? मतलब सनलाइट है तो वो खाना बना लेगा, ऐसा नहीं होता है। उस प्लांट में क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होना चाहिए। ये क्लोरोफिल जो होता है ना, प्लांट के लीफ में होता है ये क्लोरोफिल, ठीक है। और यही क्लोरोफिल हेल्प करता है सनलाइट को ट्रैप करने में, ठीक है, एब्जॉर्ब करने में। तो विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल टू प्रोड्यूस, है ना, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की हेल्प से वो प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज जो कि फूड होता है उसका, ऑक्सीजन और वाटर निकालता है, ठीक है, बाय प्रोडक्ट में। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। तो क्लोरोफिल का भी मेन रोल है। तो ये आपका केमिकल इक्वेशन है, इसका फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है, ये आपको याद ही रखना है, और इसको बैलेंस भी करना आपको आना चाहिए। ये याद रखना है, 6CO2 + 12H2O, 6H12O6, ये ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है, और ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना। नेक्स्ट क्या है? ऑक्सीजन निकालेगा, जिसका यूज हम करते हैं, और वाटर निकालेगा। तो ये हो गया हमारा ऑटो ग्रीन प्लांट का जो प्रोसेस है वो, ठीक है। अब क्या पढ़ना है कि मेन इवेंट्स क्या होता है फोटोसिंथेसिस में? फोटोसिंथेसिस होता कैसे है? मतलब कौन-कौन सा इवेंट होता है उसमें? जैसे कि सबसे पहले लाइट एनर्जी आएगा, जैसे मतलब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, हमारे पास वाटर तो है, लेकिन क्या फोटोसिंथेसिस हो जाएगा? नहीं। उसके लिए इवेंट होना ज़रूरी है, जैसे कि लाइट एनर्जी जो होता है वो एब्ज़ॉर्ब होगा। तो एब्ज़ॉर्ब कौन करेगा? मैंने अभी बताया, क्लोरोफिल करेगा। क्लोरोफिल क्या है? पिगमेंट है जो सरफेस ऑफ लीफ पे पाया जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो क्लोरोफिल क्या है? एक पिगमेंट है। तो एब्जॉर्प्शन और सबसे पहला इवेंट्स क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। तो ये याद रखना, ये मेन इवेंट्स है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन किसका होगा? लाइट एनर्जी का होगा, मतलब सनलाइट का होगा। किसकी हेल्प से होगा? क्लोरोफिल की हेल्प से होगा। उसके बाद आता है कन्वर्जन क्या होता है? इसमें लाइट एनर्जी, मतलब सनलाइट को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे, और इसमें क्या होगा? वाटर स्प्लिट हो जाएगा, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और वाटर मॉलिक्यूल जो है ना टूट के क्या बना देगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना देगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा जो इवेंट होता है, रिडक्शन का इवेंट होता है। इसमें क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो रिड्यूस होता है। रिड्यूस का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन निकल जाएगा, और क्या बना देगा? ग्लूकोज बना देगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल जाता है, और ये कार्बन चला जाता है ग्लूकोज में जो ये कार्बन है कहाँ से आया है? कार्बन डाइऑक्साइड से आया है, ठीक है। तो वही बोला गया है कि रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, और बनाता है कार्बोहाइड्रेट्स विच इज ग्लूकोज। तो ये 3 मेन इवेंट्स होता है, आपको याद रखना है फोटोसिंथेसिस में। अब उसके बाद क्या बोला गया? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। तो साइट क्या है फोटोसिंथेसिस का प्लांट में? मतलब फोटोसिंथेसिस कहाँ पे पाया जाएगा, मतलब लोकेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो प्लांट में क्या होता है? इन प्लांट्स क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है लीफ में। लीफ में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। एक क्लोरोप्लास्ट नाम का सब्सटेंस प्रेजेंट होता है लीफ में, और वो क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है ग्रीन पिगमेंट। उस ग्रीन पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल, मतलब क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। और क्लोरोफिल क्या? एक पिगमेंट है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है लीफ को, और ये ग्रीन पिगमेंट रहता है कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट में। तो जो लोकेशन है यहीं पर क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस, क्योंकि क्लोरोफिल जहाँ पे है वहीं पे फोटोसिंथेसिस होगा, और क्लोरोफिल रहता कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट में रहता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये सब है ना। उसके बाद क्या बोला? प्लांट कैरी आउट एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द सराउंडिंग। अब क्या बोला गया है कि जो प्लांट है वो गैस का एक्सचेंज करता है, मतलब सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, और सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन छोड़ेगा। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा। लीफ के सरफेस पे एक स्टोमेटा नाम का जगह पोर्स प्रेजेंट होता है, वहां से ऑक्सीजन क्या होगा? अंदर जाएगा, बाहर जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा। दीज आर टाइनी पोर्स। ये जो स्टोमेटा होता है ना, एक टाइनी पोर्स सा होता है, एकदम टाइनी छोटा सा पोर्स होगा बीच में, ठीक है। और प्रेजेंट होता है लोअर सर्फेस ऑफ लीफ। कहाँ पे प्रेजेंट होगा? लीफ भी प्रेजेंट होगा, बट क्या होगा? लोअर सर्फेस पे प्रेजेंट होगा। तो स्टोमेटा के बारे में
में आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? ये टाइनी पोर्स होता है, प्रेजेंट होता है लोअर सरफेस ऑफ द लीफ पे, है ना? और ये रिस्पांसिबल होता है किसके लिए? गैसियस एक्सचेंज के लिए। कौन? स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पांसिबल होता है, ठीक है? मतलब ये स्टोमेटा है, मान लीजिए ये स्टोमेटा है, ठीक है? अब ये ना सराउंडेड है इससे, ठीक है? ये सराउंडेड है, ये स्टोमेटल पोर है और ये सराउंडेड है इससे। इसको बोलते हैं गार्ड सेल। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल, जो इसको गार्ड करेगा, ठीक है? ये गार्ड सेल हो गया, इसको बोलते हैं गार्ड सेल। तो ये गार्ड सेल ही ना कंट्रोल करता है कि स्टोमेटा कब ओपन होगा और कब क्लोज होगा। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कंट्रोल बाय गार्ड सेल, ठीक है? अब ये कैसे कंट्रोल करेगा? जब जब वाटर जो है अंदर जाएगा, वाटर भी इससे एक्सचेंज होता है। आपको याद रखना कि वाटर भी गैसियस एक्सचेंज भी होता है, वाटर भी एक्सचेंज। तो जब वाटर किसमें? गार्ड सेल में जाएगा, गार्ड सेल में भर जाएगा। जब वाटर जो है गार्ड सेल में भर जाएगा, तो आपको क्या रखना है? व्हेन वाटर क्या बोलते हैं? व्हेन गार्ड सेल अपटेक वाटर, मतलब जब गार्ड सेल जो है वाटर को लेगा, मतलब उसके अंदर जाएगा सराउंडिंग से, तो वो क्या हो जाएगा? जब वाटर इसमें भर जाएगा तो गार्ड सेल क्या हो जाएगा? टर्जिट हो जाएगा, मतलब फूल जाएगा। तो फूलने की वजह से क्या हो जाएगा? ये जो पोर है, ये स्टोमेटल पोर है, ये लार्ज हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा और उसकी वजह से क्या हो जाएगा? स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। आप इमेजिन करो कि इसमें पानी भर गया, ये पानी भर गया तो ये फूल गया, फूलने की वजह से ये क्या हो जाएगा? ये भी बड़ा हो जाएगा, पोर भी बड़ा हो जाएगा फूलने की वजह से, है ना? आप देखते हो ना, जैसे गुब्बारे को फुलाते हो तो कैसे वो बड़ा हो जाता है, तो पोर भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा? इसमें से जो है पानी बाहर निकल जाएगा, ठीक है? तो आपको याद रखना है कि जब स्टोमेटा स्वेल होगा, तो जब गार्ड सेल स्वेल होगा तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, ठीक है? और गार्ड सेल का स्वेल होना मतलब इसमें पानी जा रहा है, ठीक है? और जब गार्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ेगा, ठीक है? कॉन्ट्रैक्शन होगा इसमें, तो इसका मतलब गार्ड सेल में से पानी बाहर जा रहा है और स्टोमेटा क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कौन मेंटेन कर रहा है? गार्ड सेल। व्हेन वाटर इज रिलीज्ड गार्ड सेल बिकम फ्लैसिड, फ्लैसिड मतलब सिकुड़ जाएगा एंड क्लोज टू द पोर इन बिटवीन कॉजिंग स्टोमेटा क्लोज। तो उसकी वजह से पोर क्लोज हो जाएगा और ये कॉजिंग इसी का कारण है कि स्टोमेटा क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया। इसको एक बार अच्छे से सुन लीजिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है क्वेश्चन जब आता है ना कि गार्ड सेल कब फ्लैसिड होगा, फ्लैसिड कब होगा, तो क्वेश्चन में कंफ्यूज कर जाता है आदमी। तो फ्लैसिड का मतलब होता है सिकुड़ना, सिकुड़ेगा कब? जब गार्ड में से पानी बाहर रिलीज होगा और रिलीज होगा तो गार्ड सेल फ्लैसिड होगा और उसकी वजह से क्या हो जाएगा? स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं ऑटोट्रॉफिक। तो हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने एग्जांपल भी देख लिया, ग्रीन प्लांट और जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है जैसे कि साइनोबैक्टीरिया। उसके बाद ग्रीन प्लांट कैसे करता है, उसका इक्वेशन क्या था हमने साथ देख लिया। जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो भी, ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द मेन रॉ मटेरियल यूजिंग इन फोटोसिंथेसिस। तो आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है और क्या है? क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है और सनलाइट है। ये 4 रॉ मटेरियल होता है, ये सनलाइट। तो ये 4 रॉ मटेरियल यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है? फोटोसिंथेसिस क्या है? एक प्रोसेस है जिससे प्लांट अपना क्या करता है? खाना बनाता है। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो हमारा ऑटोट्रॉफिक एकदम अच्छे से कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो नंबर 2 टाइप्स है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि इस टाइप के न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या होगा? डिपेंड होगा। तो ये डेफिनेशन हो गया, ठीक है? जैसे कि एनिमल्स हो गए, जैसे एनिमल्स में सब डॉग हो गए, ह्यूमन्स हो गए, जो भी जितना भी एनिमल्स है सब, ठीक है? और फंजाई, ये एनिमल्स और फंजाई क्या होता है? एग्जाम्पल हो गया इसका। अब जो हेटेरोट्रॉफिक होता है ना, वो 3 टाइप का होता है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फर्दर 3 टाइप का होता है। जैसे आप आगे जाके पढ़ेंगे कि ऑटोट्रॉफिक में भी 2 टाइप का होता है। एक होता है फोटोसिंथेटिक फोटो ऑटोट्रॉफिक, एक होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक, है ना? तो अभी हमने टाइप्स नहीं पढ़ा, अभी हमने सिर्फ ये पढ़ा कि साइनोबैक्टीरिया और प्लांट जो है फोटो ऑटोट्रॉफिक का एग्जांपल है। लेकिन जब हम बाद में आगे क्लास में जाएंगे तो उसका भी 2 टाइप पढ़ेंगे, ठीक है? तो उसको भी क्लासिफाई करके पढ़ेंगे, फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक, जिसमें साइनोबैक्टीरिया ये सब है, ठीक है? उसी तरीके से हेटेरोट्रॉफिक का भी 3 टाइप है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक, ठीक है? और पैरासाइट। ये क्या है? एग्जाम्पल है, ठीक है? ये टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक है। तो 3 टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक होता है, ये समझ में आ गया क्या होता है? पहला होलोजोइक, दूसरा सैप्रोफाइटिक और तीसरा क्या होता है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो ये 3 टाइप होता है हेटेरोट्रॉफिक में। ये जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है एनिमल्स में होता है और ये फर्दर कैटेगराइज है 3 पार्ट में। सैप्रोफाइटिक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो क्या होता है? इसमें जो है ना ऑर्गेनिज्म ना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को लेता है, ठीक है? जिसे हम फूड को लेना को इजेशन बोलते हैं। तो हम इसका डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? अगर आप लोग को डेफिनेशन नहीं याद है, लिखने का मन है, चाह रहे हैं कि लिखने, तो लिख लीजिए। इन दिस ऑर्गेनिज्म टेक्स, होलोजोइक में लिखना है आपको। इन दिस ऑर्गेनिज्म टेक्स इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड इजेशन। मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को लेंगे, है ना? एक प्रोसेस है जिसे हम इजेशन बोलते हैं। इजेशन का मतलब फूड को लेना, ठीक है? उसके बाद डेफिनेशन में क्या है? व्हिच इज देन डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी एंड वेस्ट इन डाइजेस्टेड पार्ट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू इजेशन। क्या बोला गया है? इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पहले तो जो ऑर्गेनिज्म है वो कॉम्प्लेक्स फूड को अंदर लेगा, जिसे हम इजेशन बोलेंगे, अंदर लेने को, और उसके बाद वो बॉडी के अंदर खाने को पचाएगा और पचाने के बाद एब्जॉर्ब करेगा, खाने को पचाएगा जिसे हम डाइजेशन बोलेंगे, और उसके बाद खाने को जो पचा हुआ खाना है उसको एब्जॉर्ब करेगा जिसे हम एब्जॉर्प्शन बोलेंगे, और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको बॉडी के बाहर निकाल देगा जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो ये 4 प्रोसेस होता है इसके अंदर, ये याद रखना आपको। तो इस प्रोसेस में क्या होता है ये समझ आ गया? कॉम्प्लेक्स फूड को लेके बॉडी के अंदर पचाएगा तो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। जैसे कि इसमें अमीबा और क्या एनिमल्स, अमीबा AMOEBA, अमीबा और एनिमल्स इसका एग्जांपल हो जाएगा। सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? इन दिस सैप्रोफाइटिक में क्या होता है? इन दिस ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम डिकेइंग मैटर ऑफ द डेड प्लांट्स। जैसे डेड प्लांट्स, मरा हुआ जानवर, मरा हुआ एनिमल्स में से वो खाना निकालेगा, ठीक है? उसको हम लोग बोलते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो खाने के लिए सड़े गले प्लांट्स पे, एनिमल्स पे डिपेंड करेगा। जैसे कि एग्जांपल में फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है? पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? इसमें क्या होता है? ऑर्गेनिज्म जो होता है अपना खाना को, अपने फूड को ऑब्टेन करता है फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कोई जिंदा ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी पे वो रहेगा, ठीक है? उसी को होस्ट बना लेगा, मतलब उसको ही अपना घर बना लेगा और उसी में से खाना
खाएगा, उसी का में से उसके बॉडी में से ही खाना खाएगा, ठीक है? बिना उसको मारे हुए, जैसे कि टिक्स होता है, केस्कुटा होता है, माइट्स होता है, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है, जैसे बहुत सारे को बाल में क्या होता है, लाइस होता है ना? तो लाइस क्या करता है, हमारे सर में रहता है और हम ही का खून चूसता है, लेकिन हमें मारता नहीं है, तो विदाउट किलिंग अस, ठीक है? तो इस टाइप के ऑर्गेनिज़्म को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक बोलते हैं। आई होप आपको पैरासाइटिक का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो ये 3 टाइप है, ये रैपिड रिवीजन इसलिए सबको इलैबोरेट करके नहीं लिखा है हमने, ठीक है? आप लोग इसको लिख लेंगे और पहले से भी जानते हैं, ठीक है? लेकिन आपको इस न्यूट्रिशन में अमीबा को डिटेल्स में जानना है, अमीबा के बारे में, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा एक टॉपिक ही है, ठीक है? न्यूट्रिशन इन अमीबा एक टॉपिक ही है, तो उसको अच्छे से पढ़ना है। तो अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। आपको पता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल का बना होता है। सेल हमने पढ़ा है ना, सेल में क्या होता है, 2 टाइप होता है। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से बना है, मल्टीसेलुलर, और ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बना है, सिर्फ एक ही सेल है उसमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो अमीबा भी वही है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल का बना है, जो कि होलोज़ोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। मतलब ये भी पहले खाना को लेगा, तब बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करेगा, फिर उसको मतलब बॉडी के अंदर उसको तोड़ेगा, ब्रेक डाउन होगा, फिर पचाएगा, फिर उसको एक्सक्रीट करेगा। तो होलोज़ोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अमीबा कैसे करता है खाने को, कैसे लेता है, इसका पूरा स्टेप आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो मैं बताती हूँ। सबसे पहले जो न्यूट्रिशन होगा अमीबा में, वो सबसे पहले इंजेस्ट रहेगा। होलोज़ोइक में क्या होता है, सबसे पहले इजेशन होता है ना, तो इंजेशन होगा इसमें, इंजेशन, INGESTI, इंजेशन होगा। इंजेशन में वो क्या करेगा, फूड को लेगा। जैसे यहाँ पे अमीबा है, ठीक है, अमीबा है, तो यहाँ पे उसको खाना दिख गया, यहाँ पे फूड दिख गया, तो अब अमीबा क्या करेगा, अमीबा जो है ना ऐसा करके अपना एक फॉल्स फूड अपने ही सेल में से, उसी सेल में से एक एक ना फॉल्स फीट निकालेगा, एक पैर निकालेगा बाहर, ठीक है? तो अमीबा क्या करेगा, टेक्स फूड को जो है ना, भोजन को लेगा, खाने को क्या करेगा, लेगा, बाय द हेल्प ऑफ बाय द हेल्प ऑफ ठीक है? अमीबा क्या करेगा, फूड को लेगा यूजिंग टेम्पररी फिंगर। अब अमीबा ने देखा खाना, तो खाना के को जैसे ही देखा, तो अमीबा ने अपने ही सेल में से एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को बाहर निकाला, जिसको हम लोग बोलेंगे टेम्पररी फिंगर, ठीक है? और ये एक्सटेंशन है, उसी के सेल का एक्सटेंशन है, सेल को बाहर निकाला है ना, सरफेस को। और इस टेम्पररी फिंगर को क्या बोलते हैं, सीरोपोडिया। क्या बोलेंगे, सीरोपोडिया, PSEUDO, सीरोपोडिया। सीरोपोडिया इज नथिंग बट इसका फॉल्स फीट, झूठा फीट, दिखाने के लिए फीट है, लेकिन ये फीट है नहीं, इसका सेल का ही एक्सटेंशन है, जिसको फॉल्स फीट बोलेंगे। अब यहाँ पे खाना है, अब जैसे ही इन दोनों के बीच में खाना आ गया, तो अब ये क्या करेगा, अपने फॉल्स फीट को फ्यूज कर लेगा, फ्यूज कर लेगा मतलब मिला लेगा फिर से। और यहाँ पर ये जो है दोनों, ये फ्यूज करने के बाद ये दोनों फ्यूज कर देगा, और यहाँ पे एक वैक्यूल बना लेगा। तो ये फ्यूज कर गया और यहाँ पे क्या कर दिया, वैक्यूल बना लिया। क्या बना लिया, वैक्यूल। अब वैक्यूल के अंदर खाना आ गया। अब जो डाइजेशन होगा उसका, अमीबा का दूसरा दूसरा स्टेप क्या होगा, खाना को उसने अंदर ले लिया, इंजेशन। अब दूसरा स्टेप क्या होगा इसका, डाइजेशन। पहला था हमारा इजेशन, दूसरा हो जाएगा हमारा डाइजेशन, ठीक है? दूसरे स्टेप में आपको क्या लिखना है, दूसरे स्टेप में आपको लिखना है वेरियस एंजाइम फ्रॉम साइटोप्लाज्म इंटर इनटू फूड वैक्यूल। जो अमीबा का साइटोप्लाज्म है, अब अमीबा है ये, अमीबा ने यहाँ पे फूड वैक्यूल बना लिया, ठीक है? अब जो वेरियस एंजाइम है साइटोप्लाज्म से, बहुत सारे एंजाइम जो कि फूड को ब्रेक डाउन करने का काम करेगा, वो अंदर जाएगा, वैक्यूल्स में जाएगा, ठीक है? वैक्यूल्स में जाएगा, और उसके बाद जो कम्प्लेक्स फूड उसने लिया है उसको ब्रेक डाउन करेगा, तोड़ देगा सिंपलर फूड में, ठीक है, सिंपल कंपाउंड में। तो उसके साइटोप्लाज्म से एंजाइम फूड वैक्यूल में जाएगा, अब वो डाइजेशन होगा, उसका ब्रेक डाउन होगा, तो डाइजेशन बोलेंगे। थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा उसके बाद, अमीबा में थर्ड स्टेप क्या होगा, डाइजेशन हो गया अब, ठीक है? वैक्यूल्स में अब एब्जॉर्प्शन वाला होगा, एब्जॉर्प्शन, ठीक है? थर्ड स्टेप क्या होगा अमीबा में, एब्जॉर्प्शन। जो सिंपल फूड है ना, सॉल्युबल फूड, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, साइटोप्लाज्म उसको निकाल लेगा, अपने अपने अंदर निकालेगा उसको, ठीक है? और वो एब्जॉर्ब हो जाएगा साइटोप्लाज्म में। और जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड है, जो सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल फूड जो है अमीबा में, है ना, वो क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो अब पहले एब्जॉर्ब हुआ, तो जिसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, साइटोप्लाज्म ले लिया उसको। और जो चौथा स्टेप, लास्ट स्टेप होगा, वो क्या होगा, इजेशन। इंजेशन और इजेशन में डिफरेंस होता है, तो आपको याद रखना है। तो चौथा क्या होगा, इजेशन। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव्ड टू द सरफेस ऑफ द सेल्स एंड थ्रोन आउट। ये सरफेस ऑफ द सेल है ना, सेल के सरफेस से ही बाहर चला जाएगा, ठीक है? कोई अलग से इसका ये नहीं है, ऑर्गेन्स नहीं है जो इसको निकालेगा। तो यही है इसका। तो 4 स्टेप हो गया, आपको ये समझ आ गया। पहला स्टेप था हमारा इजेशन, दूसरा डाइजेशन, और तीसरा एब्जॉर्प्शन, और चौथा क्या, इजेशन। तो आपको याद रखना है। और इसका जो अमीबा का एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फिगर भी, डायग्राम भी दिया हुआ है हर एक स्टेप का, तो वो भी आपको याद रखना है। तो जो न्यूट्रिशन इन अमीबा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है? न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम भी होता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये सेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अमीबा कैप्चर करता है फूड को विद द हेल्प ऑफ टेम्पररी फिंगर, जिसको हम लोग सीरोपोडिया बोलते हैं। और होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो होता है ना, इंक्लूड होता है 5 स्टेप, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, एसिमिलेशन भी वही होता है, फूड को एब्जॉर्ब करना, फूड का यूज करना, एनर्जी का यूज करना, ठीक है? और इजेशन, ये 4 स्टेप होता है, ठीक है? तो एब्जॉर्प्शन के बाद अब क्या होगा, उसको एनर्जी का यूज करेगा, ब्लड पूरे बॉडी में पहुंचाएगा, तो उसका एसिमिलेशन बोलते हैं, ठीक है? एंड इजेशन। तो ये 5 स्टेप होलोजोइक में होता है। अब न्यूट्रिशन इन अमीबा कंप्लीट हो गया। न्यूट्रिशन इन अमीबा के बाद एग्जांपल आपको ना, न्यूट्रिशन पैरामीशियम भी याद रखना है, ठीक है? देख लीजिएगा न्यूट्रिशन पैरामीशियम, उसमें क्या होता है, सीरिया वीरिया होता है, ठीक है? उसका तो फिगर आना चाहिए। उसमें क्या होता है, विच इज ऑल्सो पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है? उसका जो सेल होता है उसका डिफाइनाइट शेप होता है, जैसे अमीबा का शेप नहीं होता, वो अपना शेप ऐसे ऐसे बदलता रहता है, कभी ऐसा ऐसा निकाल लेता है ना, लेकिन पैरामीशियम का डिफाइनाइट शेप होता है, वो फूड को अंदर लेता है, स्पेसिफिक स्पॉट उसका बना होता है, इसमें कोई स्पॉट नहीं बना हुआ, इसमें कुछ बना ही नहीं हुआ, ये अपने आप कहीं से भी सेल को एक्सटेंड आउट कर लेगा, है ना, और बना लेगा। लेकिन पैरामीशियम में एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है, जिसके थ्रू वो क्या करता है, खाना को अंदर लेता है। तो पैरामीशियम का भी याद रखना है। अब आते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में। उससे पहले हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, 2 ग्रीन प्लांट्स आर केप्ट सेपरेटली, ठीक है? 2 ग्रीन प्लांट है, दोनों को अलग-अलग रखा गया है इन ऑक्सीजन फ्री कंटेनर्स। 2 कंटेनर्स लिया गया है, 2 कंटेनर्स लिया गया है, उसमें प्लांट को रखा गया है, ठीक है? प्लांट को रखा गया, मान लीजिए ये प्लांट है।
और इसमें ऑक्सीजन नहीं है दोनों कंटेनर में। वन इन द डार्क अनदर इन सनलाइट, एक को तो डार्क में रखा गया है और एक को सनलाइट में रखा गया है, ठीक है, अंधेरे में रखा गया, एक को सनलाइट में। इट वाज ऑब्जर्व, देखा गया कि द प्लांट केप्ट इन डार्क कुड नॉट सर्वाइव लॉन्गर, देखा गया कि जो प्लांट जो है जिसको डार्क में रखा गया था वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहा। गिव अ रीजन, अब आपको रीजन बताना है इसका, ठीक है, कि ऐसा क्या हुआ, आपको क्या बताना है, रीजन बताना है, ठीक है। तो इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन क्या होगा, यहाँ पे ये जो है आंसर है, आंसर, ये आंसर है। प्लांट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो जब प्लांट सनलाइट के, यहाँ पे सनलाइट है, मान लीजिए यहाँ पे सनलाइट है और यहाँ पे डार्क है, तो प्लांट जो सनलाइट में था, सनलाइट की प्रेजेंस में था, वो फोटोसिंथेसिस करने लगा। फोटोसिंथेसिस के दरमियान क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है, विच कैन बी यूटिलाइज बाय देम फॉर रिस्पायरेशन, और उसके बाद ये जो ऑक्सीजन था उसको उसने यूटिलाइज किया रिस्पायरेशन के लिए, प्लांट रिस्पायरेशन भी करता है। लेकिन जब डार्क में प्लांट जो था, जो प्लांट डार्क में था, अंधेरे में था, वहाँ पे तो फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं, और वहाँ पे पहले से भी ऑक्सीजन नहीं था, इसमें भी पहले से ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन बना लिया। लेकिन ये डार्क में था, सनलाइट प्रेजेंट था ही नहीं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होने के लिए सनलाइट जरूरी है। अगर एक भी रॉ मटेरियल उसमें से नहीं हुआ तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो सनलाइट यहाँ पे था नहीं, यहाँ पे खाना बना नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हुआ नहीं, तो ऑक्सीजन रिलीज हुआ नहीं, फिर ये रिस्पायरेशन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो मर गया। तो द प्लांट केप्ट इन द डार्क कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, सो इट कैन नॉट जनरेट ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन, ठीक है, समझ आ गया। रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन रिलीज ही नहीं कर पाया, ऑल्दो इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, ठीक है, इट कैन नॉट यूटिलाइज दिस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। हालांकि ये रिस्पायरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जरूर रिलीज करता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज ही नहीं हुआ, क्योंकि चारों का चारों चीज जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड है तो ऐसा नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड है तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा, नहीं, उसके लिए सनलाइट चाहिए चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए ही चाहिए, वाटर चाहिए ही चाहिए, ठीक है, इनमें से कोई एक चीज भी एब्सेंट रहा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो वही बोला गया, फोटोसिंथेसिस विदाउट लाइट लीडिंग टू इनएबिलिटी टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग, समझ में आ गया। तो इसकी वजह से वो लंबे समय तक जिंदा नहीं रहा। तो आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पे ये बताने का मकसद ये था कि चारों चीज जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, चारों रॉ मटेरियल, अगर एक भी अवेलेबल नहीं है तो फूड वो फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस होगा ही नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एग्जांपल के थ्रू। तो हमने जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ लिया, न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में जो कैसे खाने को लेते हैं, अमीबा में जो प्रोसेस होता है खाने को लेना, खाने को पचाना, ठीक है, पैरामीशियम, ये सारा चीज देख लिया है, ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन भी देख लिया है, और एक एग्जांपल भी देख लिया है हमने कि ग्रीन प्लांट्स को अगर डार्क में रखेंगे, लाइट में रखेंगे, तो डार्क वाला प्लांट मर जाता है, और क्यों मर जाता है उसका रीजन भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब आते हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में, इंसानों के बारे में। ये तो पता है कि किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इंसानों में, एनिमल्स में वो होता है हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन, और उसमें भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है ये भी आपको पता चल गया कि पहले उसमें क्या करते हैं, कम्प्लेक्स फूड को अंदर लेते हैं और देन बॉडी के अंदर उसको डाइजेस्ट करते हैं, ये टाइप को बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बाकी का जो दो टाइप था, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, वो भी हमने देख लिया। तो अब आते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि ह्यूमन में जो डाइजेशन होता है फूड का वो कैसे स्टार्ट होता है, ठीक है, कैसे होता है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पहले तो होता है एलिमेंट्री कैनाल, और उससे एसोसिएटेड होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, फूड पैसेज होता है, जिससे जैसे खाना कैसे कैसे अंदर लिया और कैसे कैसे वो डाइजेस्ट होता हुआ, एब्जॉर्ब हुआ और बाहर हुआ, उसको एलिमेंट्री कैनाल बोलेंगे। और एलिमेंट्री कैनाल से ही एसोसिएट होकर डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। एसोसिएशन का मतलब जैसे मान लीजिए एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होता है, तो माउथ में ही क्या होता है, स्लाइवरी ग्लैंड होता है, स्लाइवरी ग्लैंड होता है, और वो स्लाइवरी ग्लैंड क्या करता है, हेल्प करता है डाइजेशन में, एंजाइम प्रोड्यूस करता है और एंजाइम हेल्प करता है डाइजेशन में, तो इसलिए इसको बोलते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड, क्योंकि माउथ भी एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है और इसी में डाइजेस्टिव ग्लैंड भी आ जाता है। स्टमक डाइजेस्ट एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, उसमें क्या हो जाएगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड भी होगा, ठीक है, जो कि रिलीज करेगा एंजाइम्स वगैरह। तो यही होता है। क्या लिखा हुआ है लाइन में, वेरियस रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जो एलिमेंट्री कैनाल का वेरियस रीजन है, वेरियस रीजन समझते हो ना क्या होता है, जैसे कि माउथ से स्टार्ट होता है और पूरा एनस तक जाता है ना, और वेरियस रीजन क्या होता है इसमें, वेरियस रीजन होता है माउथ के बाद इसोफेगस, इसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, ये सारा वेरियस रीजन कहलाएगा। तो वेरियस रीजन जो होता है ना, हर एक रीजन अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, सबका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। माउथ का अलग है, इसोफेगस का अलग है, स्टमक का अलग है, ये सारा चीज अलग है, ठीक है। तो यही बोला गया इस लाइन में। नेक्स्ट क्या बोला गया, एसोसिएटेड ग्लैंड, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड इंक्लूड सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, जो इससे एसोसिएटेड होता है एलिमेंट्री कैनाल से। उसमें क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड भी होता है, मतलब कौन कौन सा ग्लैंड एसोसिएटेड है एलिमेंट्री कैनाल से, तो सलाइवरी ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, लीवर है, पैनक्रियाज है, ये सारा ग्लैंड का नेम है जो कि एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब आते हैं पहले एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, कंटिन्यूअस ट्यूब्स है, कंटिन्यूअस ट्यूब्स है, जो कि कहाँ से कहाँ तक जाता है, माउथ से एनस एनस तक जाता है, एंड रिस्पॉन्सिबल होता है डाइजेशन के लिए भी, एब्जॉर्प्शन के लिए भी, मतलब इसी ट्यूब में डाइजेशन भी हो जाएगा और एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस ट्यूब में सबसे पहले क्या आता है, माउथ आता है। तो माउथ क्या करता है, माउथ के बारे में मैंने डिटेल से लिखा नहीं है, लेकिन समझ लीजिए क्योंकि ये रैपिड रिवीजन है। तो माउथ में क्या होता है, सबसे पहले द फूड इज इंजेस्टेड थ्रू माउथ, मतलब फूड इंजेस्टेड का मतलब बताया मैंने, फूड का लेना, ठीक है, इंजेस्टेड कराता है। तो माउथ के थ्रू लेते हैं, टीथ इसको क्या करता है, चबाता है, और भोजन को, खाने को क्या कर देता है, सिंपल कंपाउंड में, सिंपल सिंपल पार्ट में, पीसेस में तोड़ देता है। उसके बाद यहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो माउथ होता है ना, माउथ में क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स होता है। सलाइवरी ग्लैंड एक एंजाइम कंटेन करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज, और इसी को दूसरे में बोलते हैं टाइलिन। सलाइवरी अमाइलेज को ही टाइलिन बोलते हैं, जो कि क्या करता है, ब्रेक डाउन स्टार्ट कर देता है किसका, स्टार्च का, मतलब हमने जो खाना खाया, अब उस खाने में जो स्टार्च है, स्टार्च किसको बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट को, स्टार्च को ही क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। तो ये क्या होता है, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ये टूट के क्या बनाएगा, स्टार्च क्या बनाएगा, टूट करके स्टार्च बनाएगा शुगर, ठीक है, शुगर बनाएगा। और शुगर क्या, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये कम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। और ये स्टार्च शुगर में कैसे टूटेगा, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम विच इज टाइलिन या फिर सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है,
टाइलिन, इसकी हेल्प से। तो माउथ में स्टार्ट हो गया डाइजेशन, किसका डाइजेशन? कार्बोहाइड्रेट का। अब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का 30% ही डाइजेस्ट होगा, बाकी का आगे होगा, ठीक है? तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो हमारा माउथ हो गया। माउथ के बाद आपको क्या लिखना है? लिखते रहना है, समझते रहना है, ठीक है? माउथ के बाद अब आपका आता है क्या? ईसोफेगस, दूसरा जो आपका पैसेज है, इस पैसेज का जो आगे है वो क्या है? ईसोफेगस। अब ईसोफेगस क्या होता है? खाना माउथ से 30% जो डाइजेस्ट हो जाएगा वो माउथ से आ जाएगा ईसोफेगस में। ईसोफेगस में हमारा कोई डाइजेशन नहीं होता। इसमें ना ईसोफेगस एक ट्यूब है, लंबी सी ट्यूब है। इसमें ना क्या होता है, खाना एक मूवमेंट के थ्रू आगे बढ़ता रहता है। जो इसका वॉल है ना, एक मूवमेंट शो करता है, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? पेरिस पेरिस्टाल्टिक, TALTIC, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो करता है। इसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसका जो वॉल है उसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब यहाँ पे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर रिलैक्स करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट। इसकी वजह से, इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है? जो खाना होता है ना, फूड आगे की तरफ पुश होता रहता है, आगे की तरफ, ठीक है? तो इसमें एक मूवमेंट होता है, स्पेशल मूवमेंट, जिसको हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता बोलते हैं। इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता। ये मूवमेंट करता हुआ ये इसोफेगस कहाँ चला जाएगा? इसोफेगस से कहाँ चला जाएगा? स्टमक में चला जाएगा, ठीक है? स्टमक में चला जाएगा। तो अब नंबर थर्ड में हम आते हैं, और नंबर थर्ड में क्या पढ़ेंगे? स्टमक पढ़ेंगे, ठीक है? तो नंबर थर्ड में आप लिख लीजिए स्टमक, इरेज़ कर देते हैं। नंबर थर्ड में क्या हो गया हमारा? स्टमक हो गया, ठीक है? स्टमक। स्टमक में क्या होता है? स्टमक में जो खाना आएगा तो उसमें स्टमक का जो वॉल होता है, स्टमक का वॉल क्या करता है? उसमें वो ग्लैंड प्रेज़ेंट होता है स्टमक के वॉल में। जैसे ये स्टमक का वॉल है, ठीक है? ये स्टमक का वॉल। तो इसमें क्या होगा? इसके वॉल में ग्लैंड प्रेज़ेंट होगा, ठीक है? और वो ग्लैंड क्या करेगा? वो ग्लैंड सिक्रीट करेगा गैस्ट्रिक जूस। तो आपको याद रखना है कौन-सा जूस करेगा? गैस्ट्रिक जूस। तो स्टमक का वॉल जो है कंटेन करता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में कौन-कौन सा एंजाइम आएगा? पहला तो आएगा हाइड्रोक्लोरिक। कौन-सा जूस आएगा? हाइड्रोक्लोरिक, HCl। HCl है, ये क्या है? HCl है। कन्फ्यूज़ नहीं करना है, राइटिंग थोड़ी खराब हो रही है, ठीक है? ये क्या है हमारा? HCl। H से हाइड्रोजन, Cl से क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है? दूसरा एंजाइम क्या होता है? पेप्सिन। क्या होता है? पेप्सिन। और तीसरा क्या होता है? म्यूकस। मतलब ये जो ग्लैंड है ना, ये 3 चीज़ सिक्रीट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस, 3 चीज़। अब इन तीनों का काम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ना, वो क्या करता है? एसिडिक मीडियम पेट में, जो हमारा स्टमक है उसमें एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देगा, जिसकी वजह से जो पेप्सिन एंजाइम है ना, वो एक्शन में आ जाएगा। मतलब पेप्सिन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होगा। जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होगा, वो एक्टिव हो जाएगा। तो इस चीज़ का क्या काम है? पेप्सिन को एसिडिक मीडियम क्रिएट करना, और पेप्सिन को क्या करना? एक्टिव लाना, ठीक है? एक्टिव करना। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। मतलब पेप्सिन क्या होगा? पेप्सिन डाइजेस्ट करेगा किसको? प्रोटीन को। तो याद रखना है आपको, प्रोटीन को डाइजेस्ट कौन करता है? पेप्सिन करता है। और प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है? स्टमक में होता है। पेप्सिन इन एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होगा। जब इस पे HCl पड़ेगा, वैसे ही पेप्सिन एक्टिव हो जाएगा और प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है? ये समझ में आ गया? नेक्स्ट है म्यूकस। म्यूकस का क्या काम होता है कि जैसे जो एसिडिक मीडियम क्रिएट होगा ना हमारे स्टमक में, तो एसिडिक मीडियम की वजह से हमारे स्टमक का वॉल क्या हो सकता है? खराब हो सकता है, क्योंकि एसिड है ना। तो जो प्रोटेक्शन होगा, मतलब स्टमक का वॉल खराब ना हो, स्टमक को पर असर ना हो HCl का, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रांग एसिड। वो क्या कर सकता है? इसके वॉल को गला सकता है, ठीक है? डाइजेस्ट कर देगा इसके वॉल को। तो इसका वॉल डाइजेस्ट नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा होगा म्यूकस। और म्यूकस क्या करेगा? म्यूकस पे एसिड का कोई असर नहीं होता, तो म्यूकस क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा स्टमक की लाइनिंग को फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड, ठीक है? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या होगा? स्टमक में ये सारा काम हो गया, प्रोटीन का पाचन हो गया। अब ये चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो एग्ज़िट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो ठीक है? ये जो खाना है अब कहाँ चला जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के वक़्त यहाँ पे एक एग्ज़िट पैसेज होगा, ठीक है? वो उसको क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर बोलते हैं, स्फिंक्टर, ठीक है? रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल। नेक्स्ट स्टमक का काम खत्म हो गया। स्टमक का काम खत्म होते ही वो चला गया कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो हमारा 4th पार्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है? SI लिखा है मैंने, तो स्मॉल इंटेस्टाइन। और अभी तक किस-किस चीज़ का पाचन हुआ है? अभी तक डाइजेशन किस-किस चीज़ का हुआ है? एक तो कार्बोहाइड्रेट का हुआ है माउथ में, और एक हुआ है प्रोटीन का, ठीक है? उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रेशन ऑफ 2 ग्लैंड्स। स्मॉल इंटेस्टाइन में ना 2 चीज़ का सिक्रेशन आएगा, मतलब लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो यहाँ पे लीवर होता है, ठीक है? तो लीवर का जो सिक्रेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। और यहीं पे क्या होता है? पैनक्रियाज़ होता है। तो पैनक्रियाज़ जो सिक्रेट करेगा, पैनक्रियाज़ में भी ग्लैंड होता है, ठीक है? तो उसका जो सिक्रेशन होगा वो भी इसमें आएगा, किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। तो ये बोला गया कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना, रिसीव करेगा 2 सिक्रेशन। एक तो लीवर से रिसीव करेगा, जो भी एंजाइम लीवर सिक्रेट कर रहा होगा उससे वो दे देगा इंटेस्टाइन को, ठीक है? क्योंकि खाना लीवर में नहीं जाता है, इंटेस्टाइन में आता है। तो लीवर जो सीक्रेट किया हुआ है, जो पचाएगा खाना, वो उसको भेजेगा, पैनक्रियाज़ भेजेगा, 2 सीक्रेशन, ठीक है? लीवर क्या सीक्रेट करता है? लीवर सीक्रेट करता है बाइल। तो आपको याद रखना है कि लीवर क्या करेगा? बाइल को सीक्रेट करता है, बाइल को। और वो बाइल कहाँ चला जाता है? अ, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है? तो लीवर सीक्रेट बाइल। बाइल परफॉर्म 2 फंक्शन। बाइल जो है 2 फंक्शन परफॉर्म करता है। एक तो क्या करता है? एसिडिक मीडियम मेक्स द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक अल्कलाइन। जो एसिडिक फूड आ रहा है ना, एसिडिक फूड आ रहा है इंटेस्टाइन में, उसको बेसिक बनाएगा, मतलब उसको मेंटेन करने का काम करेगा। काहे कि क्योंकि क्या था? जो स्टमक था उसमें HCl था, तो HCl की वजह से खाना क्या है? एसिडिक है। अब खाना एसिडिक है और इंटेस्टाइन में आएगा, तो इंटेस्टाइन में ऐसा कोई म्यूकस नहीं है जो एसिडिक मीडियम को टॉलरेट कर सके, ठीक है? तो लीवर से जो बाइल आएगा ना, वो क्या करेगा? एसिडिक वाले को बैलेंस करेगा, मतलब उसमें अल्कलाइन मीडियम होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा। अल्कलाइन किसको बोलते हैं? बेसिक सॉल्यूशन को। तो एसिड बेसिक में क्या करेगा? मीडियम को थोड़ा इक्वल बनाएगा, बैलेंस बनाएगा, ठीक है? तो पहले तो वो बेसिक बनाएगा, अल्कलाइन मीडियम बनाएगा, ठीक है? और उसके बाद सो दैट पैनक्रियाज एंजाइम कैन
एक्ट ऑन इट। तो जो पैनक्रियाज एंजाइम होता है ना, वो एसिडिक मीडियम में नहीं काम करता, बेसिक बेसिक मीडियम में काम करता है। तो जो एंजाइम आएगा ना पैनक्रियाज से, वो अब एक्ट करेगा, क्योंकि एसिडिक मीडियम में वो काम ही नहीं कर सकता था, एक्टिव ही नहीं हो सकता था। दूसरा काम क्या करेगा, बाइल ब्रेक्स द फैट प्रेजेंट इन द फूड। तो बाइल और क्या काम करता है, फैट्स को भी तोड़ता है। मतलब इंटेस्टाइन में फैट का डाइजेशन होगा, लेकिन जो फैट का डाइजेशन होगा ना, वो किस एंजाइम से होगा, बाइल से होगा। बाइल कहाँ सीक्रेट होता है, लीवर में होता है। ये चीज आपको याद रखनी है, ये सब सारी चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो बाइल क्या करता है, फैट का भी ब्रेक डाउन करता है। प्रेजेंट इन फूड स्मॉल ग्लोब्यूल्स, एसिमिलेशन ऑफ फैट बोल सकते हैं। तो एसिमिलेशन ऑफ फैट्स अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बट थ्रू द बाइल विच इज सिक्रेटेड बाय द लीवर, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। और उसके बाद डाइजेस्ट होगा। नेक्स्ट पैनक्रियाज जो होता है, पैनक्रियाज सीक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस। जो यहाँ पे पैनक्रियाज है ना, पैनक्रियाज पैनक्रियाज अपने बुक खोल के रख सकते हैं ताकि सारी चीज दिखे। पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रियाटिक इंजाइम सीक्रेट करता है, ठीक है। अब पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो क्या होता है, ट्रिप्सिन और लाइपेज। लाइपेज क्या, पैनक्रियाटिक जूस क्या हो जाएगा, सिक्रेटेड बाय डाइजेस्टिव एंजाइम विच सीक्रेट डाइजेस्टिव जो पैनक्रियाटिक जूस होता है वो क्या होता है, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। तो ट्रिप्सिन क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा फैट। ट्रिप्सिन क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को। मतलब इंटेस्टाइन में जो प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है वो ट्रिप्सिन की वजह से हो रहा है। और लाइपेज का जो डाइजेशन होगा वो लाइपेज जो डाइजेस्ट करेगा वो किसको करेगा, फैट्स को करेगा। तो आई होप आपको एकदम क्लियर होगा। सबसे पहले तो बाइल भी जो है ना फैट का डाइजेशन करता है। बाइल जो है फैट का डाइजेशन करता है। बाइल सिक्रेट कहाँ से होता है, लीवर के थ्रू होता है, आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। पैनक्रियाज जूस जो है ना, दो जूस पैनक्रियाटिक जूस होता है, दो होता है, लाइपेज होता है और ट्रिप्सिन होता है। लाइपेज जो होता है ना फैट को डाइजेस्ट करता है, बाइल के अलावा लाइपेज भी फैट को डाइजेस्ट करेगा, और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। मतलब हमारा पेप्सिन भी था एक जो फैट को प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा था। पेप्सिन कहाँ था, स्टमक में था। और दूसरा है ट्रिप्सिन जो कि पैनक्रियाटिक जूस है, ठीक है। वो भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, लेकिन वो डाइजेस्ट कहाँ करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में करेगा। तो लोकेशन आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स ग्लैंड। अब स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारा एंजाइम तो हमने देख लिया। इंटेस्टाइन में पाचन जरूर हो रहा है, डाइजेशन जरूर हो रहा है, लेकिन सारी चीज आ कहाँ से रही थी, लीवर से और पैनक्रियाज से, ठीक है। अभी तक लीवर स्मॉल इंटेस्टाइन का ग्लैंड हमने नहीं पढ़ा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल होता है ना, वो भी ग्लैंड को कंटेन करता है, ठीक है, जो कि इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट करता है। इंटेस्टाइन का वॉल का ग्लैंड है, तो मतलब इंटेस्टाइनल के वॉल में ग्लैंड है, वो इंटेस्टाइनल जूस कंटेन करेगा, जैसे पैनक्रियाटिक जूस कंटेन कर रहा था, ठीक है। उसी तरीके से इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। इंटेस्टाइनल जूस क्या होता है, यहाँ पे देख लेते हैं, इसको रब कर देते हैं पहले, फिर लिखती हूँ मैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया, किसके बारे में देख लिया, लीवर और पैनक्रियाज को देख लिया। अभी हम स्मॉल इंटेस्टाइन में ही है, कंफ्यूज नहीं होना, अभी भी हम कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही। अब इन स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टाइनल जूस होता है वो क्या करता है, एंजाइम कंटेन करता है, जो कि कन्वर्ट करता है किसको, प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा अमीनो एसिड में। याद रखना है, अमीनो एसिड ए लिखा है, मैं पूरा बोल रही हूँ, लिख रही हूँ शॉर्ट में, ठीक है। अमीनो एसिड कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, अभी कार्बोहाइड्रेट 30% हुआ था ना वहाँ माउथ में, तो कार्बोहाइड्रेट को भी कन्वर्ट करेगा किसमें, ग्लूकोज में। किसमें, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, एक सिंपल शुगर है, ग्लूकोज में। नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का एंजाइम क्या करेगा, फैट्स को कन्वर्ट करेगा किसमें, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। किसमें, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल, GLYCEROL, ग्लिसरॉल में, ठीक है। तो जो इंटेस्टाइनल जूस है, ये इन चीज़ों को क्या करेगा, कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में, और फैट्स को कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्मॉल इंटेस्टाइन का ग्लैंड जो होता है वो एंजाइम कंटेन करता है। कौन एंजाइम होगा ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि जो यहाँ तक तो अभी तक हमने डाइजेशन ही देखा कि अभी तक डाइजेशन होता है। अब एब्जॉर्प्शन वाला जो काम है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन से ही स्टार्ट हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ही क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में और एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल होता है ना, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल होता है, ठीक है, उसमें ना एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। तो विलाई क्या होता है, VILLY, आई देखा होगा आपने, लिखा होगा विलाई के बारे में, एक ऐसा करके दिया होगा, इसमें छोटा-छोटा ऐसा होगा, ठीक है। तो विलाई क्या होता है, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो कि इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को, इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, ताकि जो एब्जॉर्प्शन है ना फूड का, वो हो ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। आर रिचली सप्लाई विद द ब्लड वेसल्स, जो एब्जॉर्प्शन है वो ज्यादा से ज्यादा हो, और ब्लड सप्लाई, जो ब्लड वेसल्स में जो एनर्जी, जो ये न्यूट्रिशन है, वो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई हो, ठीक है। और उसके बाद जो एनर्जी है, जो एब्जॉर्प्शन है वाला न्यूट्रिशन है, वो सारे सेल में ज़्यादा से ज़्यादा, सारे बॉडी में पहुँच सके ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो विलाई है इसका काम ये होता क्या होता है, वो समझ में आ गया होगा आई होप। तो विलाई क्या करता है, इंक्रीज़ करता है सरफेस एरिया को, ताकि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो, एनर्जी ज़्यादा बने, और ब्लड में, बॉडी में ये अच्छे से जाए, ठीक है, जल्दी जाए। तो ये जो समझ में आ गया विलाई का काम क्या होता है। द इनर सर्फेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियंस ऑफ विलाई व्हिच एब्सॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम डाइजेस्टिव फूड। तो जो इनर सर्फेस होता है ना, जैसे हमने ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये जो इनर सर्फेस है ना, इसमें मिलियंस ऑफ विलाई होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को, और न्यूट्रिशन जो होता है, न्यूट्रिएंट्स जो होता है, एब्सॉर्ब, उसको एब्सॉर्ब ज्यादा करता है, ठीक है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन तो हो गया, अब क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में अब नेक्स्ट हमारा क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है अनएब्सॉर्ब, जो बचा था, जो डाइजेस्ट हुआ था, वो एब्सॉर्ब तो हो गया,
स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो अनएब्ज़ॉर्ब्ड फूड होगा, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, एब्ज़ॉर्ब नहीं हुआ, वो पहुँचेगा कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पर जो लार्ज इंटेस्टाइन में भी विलाई प्रेज़ेंट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी क्या होगा? विलाई प्रेज़ेंट होगा और वो अनडाइजेस्टेड फूड में से सिर्फ़ वाटर को क्या करेगा? एब्ज़ॉर्ब करेगा। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, उसमें जो अनएब्ज़ॉर्ब्ड फूड पहुँचता है, वो क्या करता है? उसमें से वाटर को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। तो वाटर का सिर्फ़ एब्ज़ॉर्प्शन होगा लार्ज इंटेस्टाइन में। वाटर का जैसे ही एब्ज़ॉर्प्शन होगा लार्ज इंटेस्टाइन में, तो अब जो वो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो कहाँ चला जाएगा? रेक्टम में चला जाएगा। रेक्टम में क्या होगा? अब वो फूड जो क्या होगा? थोड़ा सॉलिड फॉर्म में होगा क्योंकि उसमें से सारा पानी निकल चुका है और रेक्टम में जाके रेस्ट करेगा, ठीक है? यहाँ पे लिखा गया है कि लार्ज इंटेस्टाइन से चला जाता है एनस में, ठीक है? तो रेस्ट ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव्ड वाया एनस। लेकिन एनस से पहले लार्ज इंटेस्टाइन एनस से पहले एक और रीजन आता है जिसको हम रेक्टम बोलते हैं। रेक्टम में पहले वो फूड जाके जमा होगा, पहले इकट्ठा होगा, उसके बाद फिर एनस के थ्रू बाहर जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल। और ये जो फीसेस है, ये जो फीसेस जिसको बोलते हैं वो एनल स्फिंक्टर मतलब एनस के में भी यहाँ पे स्फिंक्टर लगा होता है, उसके थ्रू वो रेगुलेट होता है। मतलब स्फिंक्टर का मतलब क्या? हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। स्फिंक्टर क्या करता है? रेगुलेट करता है इसको, ठीक है? स्फिंक्टर क्या करता है? रेगुलेट करता है कि जब एहसास हो, जब फील हो तभी ये ओपन होगा, ठीक है? तो ये बात बोला गया एनल स्फिंक्टर। तो अगर पूछा जाए कि द एग्जिट ऑफ फीसेस इज रेगुलेटेड बाय किससे? तो एनल स्फिंक्टर से, ठीक है? तो ये हमारा पूरा ओवरऑल जो था सारा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का हमने सारा पढ़ लिया। हमने सारे एंजाइम पढ़ लिया और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी पढ़ लिए। कौन-कौन सा एंजाइम रिलीज़ करता है, कौन क्या सीक्रेट करता है, सब पढ़ लिया, ठीक है? अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। देयर आर मसल्स प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकेशन इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम नोन एज़ स्फिंक्टर। तो वही बोला गया कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है मतलब माउथ है और फिर इसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो वहाँ पे कहीं-कहीं पे जगह-जगह पे डाइजेस्टिव सिस्टम के वहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा होता है, जिसे हमें मसल्स लगा होता है, उसको हम स्फिंक्टर बोलते हैं। स्फिंक्टर्स क्या होता है? जैसे हमने देखा ना अभी एनल स्फिंक्टर होता है, फिर स्टमक से जो लीव कर रहा था स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा था, वहाँ पे भी एक स्फिंक्टर मौजूद था। तो वो मस्कुलर पार्ट्स होता है और ये स्फिंक्टर क्या करता है? स्फिंक्टर काम होता है जैसे कार्डियक स्फिंक्टर जो ये हार्ट में होगा, तो वो क्या करता है एट द कार्डियक सॉरी पहला क्या है कार्डियक स्फिंक्टर है जो कि हमने पढ़ा है कहाँ पे है होता है इसोफेगस और स्टमक के बीच में होता है कार्डियक स्फिंक्टर एट द जंक्शन ऑफ इसोफेगस एंड स्टमक। वहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, सबका नाम है। दूसरा पाइलोडिक स्फिंक्टर जो कि स्टमक हमने अभी देखा था कि स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में जो रास्ता होता है वो क्या होता है? वो कहलाता है पाइलोडिक स्फिंक्टर एट द जंक्शन ऑफ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से बन सकता है। नेक्स्ट होता है एनल स्फिंक्टर एट द वेरी एंड ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन मतलब लार्ज इंटेस्टाइन के एनस के पास में समझिए एनल स्फिंक्टर होता है, ठीक है? पूरा जो टॉपिक है रैपिड रिवीजन में कंप्लीट हो चुका है। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हमने देख लिया, सारे चीज़ अच्छे से समझ लिया। यहाँ पे एक माइंड मैप है, ठीक है? कि माउथ से हम लोग फूड को इनटेक करते हैं, उसके बाद माउथ में टीथ होता है, टंग होता है, सलाइवरी ग्लैंड होता है, जिससे हम चबाते हैं, टंग से हम रोल करते हैं फूड को, है ना? स्वैलो करने में हेल्प करता है और म्यूकस होता है उसमें। स्लाइवरी ग्लैंड में क्या करता है? स्लाइवरी ग्लैंड में क्या होता है? टाइलिन होता है। टाइलिन क्या करता है? जिसको हम स्लाइवरी या माइलिन भी बोलते हैं। टाइलिन क्या करता है? एंजाइम स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। इसोफेगस में फिर आता है। माउथ से कहाँ आता है? इसोफेगस में। माउथ में ये सारा प्रोसेस हुआ। इसोफेगस में आया। इसोफेगस में क्या होता है? जो स्टमक में माउथ से फूड को लेते हैं, स्टमक में पहुँचाते हैं किस मूवमेंट के थ्रू? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू। फिर इसोफेगस से आता है स्टमक में। स्टमक में क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है? गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है। कौन-कौन सा जूस होता है? म्यूकस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पेप्सिन होता है। म्यूकस में क्या होता है? वो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है इनर वॉल को, स्टमक के इनर वॉल को क्योंकि उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ होता है इसलिए। ये मीडियम को एसिडिक बनाता है क्योंकि मीडियम को एसिडिक इसलिए बनाता है क्योंकि प्रोटीन के डाइजेशन के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए। पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन एंजाइम है जो कि ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन्स को, तो स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है। फिर स्टमक से आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? पहले तो रिसीव करता है सिक्रेशन लीवर से और किससे? पैनक्रियाज से, ठीक है? लीवर से और पैनक्रियाज से। तो रिसीव करता है सेक्रेशन लीवर से, पैनक्रियाज से। लीवर से क्या सेक्रेट करता है? हेल्प इन द लीवर से सेक्रेट होता है बाइल जो कि एसिमिलेशन ऑफ फैट्स में और पीएच को चेंज करने में, मतलब दोनों काम था। मैंने बता दिया पहले ही कि जो एसिडिक फूड आएगा स्टमक में उसको अल्कलाइन बेसिक करने का भी काम यही करता है, ठीक है? अल्कलाइन मीडियम में बेसिक करेगा। पैनक्रियाज करता है पैनक्रियाटिक जूस निकालता है, वो क्या होता है? लाइपेज होता है, ट्रिप्सिन होता है। तो लाइपेज क्या करता है? फैट को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में, और ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पेप्टोन्स में। तो याद रखना है प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन्स को कन्वर्ट क्या कौन करता है? ट्रिप्सिन करता है। ट्रिप्सिन क्या है? पैनक्रियाटिक एंजाइम है। तो ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? पेप्टोन्स में ये कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन ये सारी चीज़ भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो रहा था जो हमने ए में पढ़ा। बी में क्या इंटेस्टाइन का खुद का भी एंजाइम होगा, वो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलेगा। जो एंजाइम होता है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलेगा, फैट को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में बदलेगा, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में बदलेगा, ठीक है? अब स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होता है। विलाई क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। जो डाइजेस्टेड फूड होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो सके, हमारा जो बॉडी है ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन ले सके। तो इसके लिए वो इंक्रीज़ कर देता है सरफेस एरिया को ताकि ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो एक बार में। तो विलाई का ये काम होता है। नेक्स्ट अब खत्म हो गया सारा कुछ। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन। अब हमने अभी तक क्या सीखा है? अब हम देखेंगे कि क्या हमने जो भी अभी पढ़ा है क्या उससे क्वेश्चन बन जाता है हमारा? तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारा जो न्यूट्रिशन वाला टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो गया। प्लांट्स, अमीबा, पैरामीशियम, ह्यूमन सब हमने देख लिया है, ठीक है? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन देख लिया है और सब टाइप ऑफ न्यूट्रिशन भी देख लिया है, ठीक है? डाइजेशन इन ह्यूमन्स भी देख लिया है, एंजाइम्स भी देख लिया है सारे। अब आती है क्वेश्चन की बारी, देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है या नहीं। तो क्वेश्चन जो है सबसे पहले स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, सॉल्व पॉज़ कीजिए और उसके बाद सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, ठीक है? क्वेश्चन में क्या दिया गया है? सेलेक्ट द ग्रुप इन विच ऑल ऑर्गेनिज्म हैव द सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपको वो ग्रुप सेलेक्ट करना है जिसमें सारा जो ऑर्गेनिज्म है सबका सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो, ठीक है? तो सबसे पहला ऑप्शन आपको क्वेश्चन पढ़ना है आपको, ठीक है? सेम को हाईलाइट कर लेना है क्योंकि सेम बोला गया है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब आपको ऑप्शन देखना है तो कैस्टूटा, ईस्ट, लेग्यूम्स, लीचेस एंड टेपवर्म। यहाँ पे जो लेग्यूम्स होता है वो प्लांट की वैरायटी है, तो इसका मतलब ये तो ऑटोट्रॉफिक होगा। बाकी सब क्या है? टेपवर्म क्या होगा? पैरासाइटिक है। ईस्ट क्या है? इसमें क्या होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन?
ठीक है, लेग्यूम्स क्या हो गया, लेग्यूम्स प्लांट का पार्ट होता है, प्लांट्स की वैरायटी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, फोटो ऑटोट्रॉफिक हो जाएगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक। बाकी ये सारी जो चीज़ है वो अलग अलग है। नेक्स्ट है कैक्टस, टिक्स, लाइस, लीचेस। अब काउ की बात आ गई इसमें, सारा तो सेम था, लेकिन ये यहाँ पे क्या गया, काउ। काउ क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता है, और वो भी होलोजोइक होता है। क्या होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक तो है लेकिन होलोजोइक, हेट्रोट्रॉफिक में क्या है, होलोजोइक। कैस्क्यूटा, टिक्स, लाइस, लीचेस एंड टेपवर्म, ये सारा क्या होता है, ये सारा पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या, ऑर्गेनिज्म डिपेंड होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, उसी को होस्ट बना लेता है और उसी से खाना लेता है। ठीक है, मतलब उसी को घर बना लेगा और उसी से खाना भी लेगा। तो ये हो गया, ये सारा जो है सेम कैटेगरी का। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सब में सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। यहाँ पे ग्रास अलग है, ऑटोट्रॉफिक होगा। ठीक है, लायन क्या होगा, होलोजोइक होगा। लाइस क्या होगा, पैरासिटिक होगा। तो इस तरीके से सारे ऑप्शन क्या है, गलत है, और हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐसे ही क्वेश्चन को आपको टैकल करना है, हर एक ऑप्शन को चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, बोर्ड 2025 में आया था, 2025 में आया था ये क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा हुआ, इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड आर। तो क्या बोला गया, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में जो डाइजेस्टिव जूस होता है, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेट करता है, वो कौन सा है। तो अभी हमने देखा था ना, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस, स्टमक जो होता है वो गैस्ट्रिक जूस को, उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, और वही सिक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस को। वो जो जूस को सिक्रेट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस में हमने क्या देखा था, 3 देखा था। एक देखा था HCl, दूसरा देखा था पेप्सिन, और तीसरा क्या था, आई होप आपको याद होगा, अभी हमने पढ़ा है म्यूकस। तो ये 3 जूस होता है। तो वही पूछा गया कि डाइजेस्टिव जूस जो सिक्रेट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से, वो कौन सा है। तो क्या होता है, बाइल है क्या, नहीं, बाइल तो कहाँ, लीवर सिक्रेट कर रहा था। ठीक है, ट्रिप्सिन पैनक्रियाज कर रहा था, पेप्सिन जो है स्टमक रहा था। लेकिन ये दोनों तो गलत है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, म्यूकस, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये आंसर कट करें तो क्यों कट कर रहे हैं, क्योंकि बाइल लीवर में होता है, ये स्टमक का है ही नहीं, तो इसलिए हम कट कर रहे हैं। लाइपेज, बाइल, म्यूकस, फिर से यहाँ पे ये। ठीक है, स्लाइवरी माइलेज, ये तो माउथ में होता है। ठीक है, पेप्सिन ये तो लीवर में होता है, बस ये होता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। तो आपको और एक ऑप्शन भी आना चाहिए कि ऑप्शन को कट क्यों कर रहे हैं। अगर इस तरीके से आप पढ़ते हैं ना, तो 4-5 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो बहुत सारा कंसेप्ट आपको आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, पॉज कीजिए, ठीक है, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर जो है ना वीडियो देखिए। ठीक है, और कमेंट में ये भी बताइए कि आपका जो है ना, ये पढ़ने के बाद आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एडेप्टेशन इन हर्बीवोरियस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, क्या बोला गया, इसमें से कौन सा एडप्शन है जो हर्बीवोरियस होता है ना, उसमें पाया जाता है, जो कि हेल्प करता है डाइजेशन के सेल्यूलोज के डाइजेशन में। ठीक है, हर्बीवोरस का मतलब क्या होता है, हर्बीवोरस का मतलब होता है ऐसा एनिमल जो प्लांट्स खाता है, ग्रीन प्लांट्स खाता है ना, उसको बोलते हैं हर्बीवोरस, है ना। तो वो हर्बीवोरस जो एनिमल्स होता है, जो प्लांट्स को खाता है, वो सेल्यूलोज का डाइजेशन करता है। सेल्यूलोज के डाइजेशन के लिए टाइम चाहिए होता है, इसके लिए उसको क्या चाहिए, इंटेस्टाइन बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो क्या बोला गया इसमें, ऑप्शन क्या हो जाएगा, लॉन्गर होना चाहिए, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होना चाहिए, लॉन्गर होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, क्योंकि सेल्यूलोज का जो डाइजेशन होता है ना, उसके लिए ज्यादा टाइम चाहिए, और ज्यादा लंबा रहेगा तभी तो डाइजेशन क्या होगा, सही से होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर होना चाहिए। तो ये एक नया कंसेप्ट आपको सीखने को मिला है। तो जब हम क्वेश्चन करते हैं ना, तो ऐसे ही हमको नया कंसेप्ट भी साथ में मिलने को मिलता है। ठीक है, जिससे जो क्वेश्चन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है वो कवर हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया ना कि सेल्यूलोज क्या होता है, हर्बीवोरस प्लांट जो ग्रास खाता है तो उसमें सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है, जैसे हमारे में कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको सेल्यूलोज होता है, और सेल्यूलोज का डाइजेशन के लिए टाइम टेकन होता है, ये इसके लिए उसके स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होना चाहिए, ताकि ज्यादातर तक वहां पे रहे और डाइजेशन अच्छे से कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द स्टोमेटा क्लोज, यहाँ पे स्टोमा नहीं, स्टोमेटा, ये स्पेलिंग सही कर लीजिए, STOMATA, स्टोमेटा क्लोज इज व्हेन, स्टोमेटा क्लोज कब होता है। अभी मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था स्टोमेटा के बारे में, कि स्टोमेटा जो होता है ना, ये होता है, ये जो होता है ना, गार्ड सेल की हेल्प से ओपन और क्लोज होता है। स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, वाटर का एक्सचेंज होता है और गैसियस एक्सचेंज होता है। और ये स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग जो होता है, कौन मेंटेन करता है, कौन कंट्रोल करता है, गार्ड सेल। तो स्टोमेटा क्लोज कब होगा, जब गार्ड सेल से ना पानी बाहर जाएगा, गार्ड से जब फ्लैसिड हो जाएगा। तो वही क्या ऐसा ऑप्शन दिया गया, क्या बोला गया, इट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, it needs for carbon dioxide for photosynthesis, it does not need carbon dioxide for photosynthesis, water flow out of the guard cell। हाँ, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, गार्ड सेल की बात कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कहाँ से आ गया। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन छोड़ दीजिए, वाटर फ्लोज आउट ऑफ द, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। हाँ, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, इसको देख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है, इसको देख सकते हैं, लेकिन पहले आप देखिए, इसको ना रख देते हैं, क्योंकि कार्बन फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, तो इसको तो रहने देते हैं, अभी सही है या गलत है ये डिसाइड नहीं करते। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं, इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, ये तो पूरा ही गलत है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती क्या फोटोसिंथेसिस में, हमें पता है फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल और क्या था, सनलाइट, ये 4 चीज़ की तो जरूरत होती ही है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। वाटर फ्लोज आउटसाइड ऑफ द गार्ड सेल, हाँ, जब गार्ड सेल से बाहर जाएगा ना पानी, तो ये क्या हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा, तो ये स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। वाटर अगर फ्लोज रहेगा इनसाइड द गार्ड सेल, तो वाटर इनसाइड रहेगा, तो गार्ड सेल क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा टर्जिड हो जाएगा, फूल जाएगा, फूलने की वजह से स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत है, क्लोज होने का पूछा है, तो इस हिसाब से ये ऑप्शन सही है। अब आंसर में देखते हैं, द करेक्ट रीजन जो है इसका क्या है, करेक्ट रीजन ओनली वन, सिर्फ वन है क्या करेक्ट रीजन, बी में दिया गया 1 एंड 3। ठीक है, ओनली 1 तो नहीं है, ये तो है ही रीजन, ये तो है ही रीजन। ठीक है, ओनली 1 नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। बी में दिया गया 1 एंड 3, हाँ, 1 भी रीजन सही है और 3 भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सी में 2 एंड 3, 2 तो गलत ही है,
2 तो पूरी तरीके से गलत है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी में दिया गया 2 एंड 4, 2 तो हमेशा गलत है क्योंकि बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं पड़ती फोटोसिंथेसिस में, ये गलत है। तो 2 तो गलत ही है, तो इस हिसाब से ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा और हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगर आप सारे ऑप्शन को देखते हैं ध्यान से तो कुछ ना कुछ आपको एकदम सही मिल जाएगा कि हाँ ये तो गलत ही है, ये तो गलत ही है, और ओनली 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 एंड 3 लिखा हुआ है, तो यही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है, ठीक है, क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। नेक्स्ट क्या है, इन द गिवन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द लीफ आइडेंटिफाई द लेयर ऑफ सेल्स वेयर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर। बोला गया है कि ये आपको फिगर दिया हुआ है, इसमें रीजन बताना है, 1 2 3 4 रीजन है, इसमें रीजन बताना है कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ पे आता है। अब आपको ना सबसे पहले एनसीईआरटी खोलनी होगी इसके लिए, क्योंकि एनसीईआरटी में ये पिक्चर साफ साफ दिया हुआ है और एनसीईआरटी में ये रीजन भी अच्छे से बताया हुआ है कि 1 को क्या बोलते हैं, 2 को क्या बोलते हैं, 3 को क्या बोलते हैं। तो मैं तो पहले नेमिंग कर देती हूँ, तो आप लोग पहले क्या कीजिए, क्वेश्चन को पॉज कीजिए, जल्दी से एनसीईआरटी खोलिए और बताइए कि कहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी नहीं खोलेंगे, बिना खोले ऐसे बैठे रहेंगे कि अब आंसर तो मिल ही जाना है, अब आंसर तो मिल ही जाना है, तो ऐसे में क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, आपका कंसेप्ट ज्यादा बिल्ड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी जरूर खोलिए। तो सबसे पहले तो 1 में देख लेते हैं, ये 2 है, ठीक है, ये जो ऑप्शन नंबर है ना 2 एंड 3, ये 3 है, इसको कंफ्यूज नहीं करना, 2 एंड 3, ये यहाँ पे क्या 2 है, ये यहाँ पे 2 है और ये 3 है, ये 4, ठीक है। तो 1 जो रीजन है ना एनसीईआरटी को आप ध्यान से देखिए, तो जो 1 रीजन है उसको क्या बोला गया है एनसीईआरटी में, 1 है ना उसका नाम आप लिख लीजिए, 1 क्या है, अपर एपिडर्मिस है, ठीक है। 1 क्या है, अपर एपिडर्मिस। आपने एनसीईआरटी आई होप आप खोली होगी अभी तक। अपर एपिडर्मिस है, ठीक है, 1 वाला जो रीजन है उसको बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है लीफ को और वाटर जो रिड्यूस होता है, वाटर जो लॉस होता है उसको कम करता है ये एपिडर्मिस से, ठीक है। लेयर 2 जो है, लेयर 2 को बोला गया मेसोफिल, ठीक है, क्या बोला गया, मेसोफिल। लेयर 2 को क्या बोला गया, लिख लीजिए यहाँ पे, मेसोफिल, MESOPHYLL, मेसोफिल। ये क्या होता है, लॉन्ग होता है, लॉन्ग वर्टिकली एलोंगेटेड सेल है जो कि क्लोरोप्लास्ट टू मैक्सिमम है। ये क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है। मेसोफिल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है और यहाँ पे मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो है ना मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है लाइट का। जो 3 है, लेयर 3 है, उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी मेसोफिल। यहाँ पे जो मेसोफिल है ना, पैलिसेड मेसोफिल है, यहाँ पे स्पॉन्जी मेसोफिल। पैलिसेड मतलब बहुत ज्यादा घना है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे स्पेस नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या स्पॉन्जी मेसोफिल है, स्पॉन्जी। जो लेयर 3 है इसको बोलते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल। स्पॉन्जी मेसोफिल जो है ना लूजली पैक्ड होता है। ये जो पैलेसाइड मेसोफिल है ये टाइटली पैक्ड होता है, ठीक है, इलोंगेटेड सेल पैक्ड होता है। उसके बाद ये लूजली पैक्ड होता है और इसमें एयर स्पेसेस भी होती है, मतलब गैस जो होता है ना एक्सचेंज होता है यहाँ से ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4 में क्या है, लोअर एपिडर्मिस। नंबर 4 जो है, ये अपर एपिडर्मिस 1 था, ये था लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। लोअर एपिडर्मिस, EPIDERMIS, एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस क्या करता है, कंटेन करता है गार्ड सेल को, जो लीफ का लोअर पार्ट है, गार्ड सेल को कंटेन करेगा और स्टोमेटा जो है वो रेगुलेट होगा इससे, गार्ड सेल से, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो अपर एपिडर्मिस होता है, अब अच्छे से देख लीजिए, अपर एपिडर्मिस जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है लीफ को और रिड्यूस करता है यहाँ पे वाटर लॉस जो होता है ना उसको रिड्यूस करने का काम करता है अपर एपिडर्मिस। जो सेकंड लेयर है आपका वो पैलिसेड, ठीक है, पैलिसेड मेसोफिल है, ये लॉन्ग होता है, देख रहा है ना आपको, ये इलोंगेटेड है, इलोंगेटेड सेल है, ये टाइटली क्लोज्ड है और यहाँ पे जो है ना यहाँ पे क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट वो सेल है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये क्या करता है, मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो जो मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब करेगा वहीं पर तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगा। लेकिन ऑप्शन में 1 2 करके दिया हुआ है। नेक्स्ट नंबर 3 क्या है, नंबर 3 में मेसोफिल है, लेकिन यहाँ पे स्पॉन्जी है, स्पॉन्जी मेसोफिल है, ठीक है, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है ज्यादा, ठीक है। उसके बाद लोअर जो एपिडर्मिस है वो वहाँ पे क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा और गार्ड सेल। तो वहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बी क्या है, 2 एंड 3, क्यों, क्योंकि यहाँ ये भी मेसोफिल सेल है, ये भी मेसोफिल सेल है, दोनों में क्लोरोप्लास्ट होगा, गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो जो स्पॉन्जी मेसोफिल सेल है वो क्या होगा, जो पहले साइड मेसोफिल सेल है वो क्या होगा, टाइटली पैक्ड होगा, ठीक है। टाइटली पैक्ड होने की वजह से वहाँ पे क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा और प्राइमरी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस का है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट है और यहाँ पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। जो मेसोफिल है वहाँ पे क्या होगा, गैस एक्सचेंज होगा, तो गैस भी तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। गैस भी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस, गैसेस एक्सचेंज, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का आना भी तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो यहाँ पे ज्यादा होगा, ये प्राइमरी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है और ये भी है, तो ये दोनों मिला करके क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार और कमेंट में लिख दीजिए, मैं फिर से अलग से इसको समझा दूंगी, ठीक है। क्या लिखा हुआ था फिर से मैं एक बार बोल देती हूँ कि इसमें आपको बताना है, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो लेयर है उसमें मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। तो लेयर 1 जो है वो क्या है, अपर एपिडर्मिस है, क्या है, अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप लिख लीजिए। अपर एपिडर्मिस का काम क्या होता है कि जो वाटर लॉस होता है ना उसको रिड्यूस करना। ये सरफेस के लीफ के अपर सरफेस पे पाया जाएगा, वाटर को लॉस होने से बचाएगा, ठीक है। अपर एपिडर्मिस का ये काम होता है। नेक्स्ट सेकंड है क्या है, पैलिसेड, पैलिसेड मेसोफिल। पैलिसेड मेसोफिल क्या होता है, लॉन्ग होता है, इलोंगेटेड होता है, देखिए ये लंबा लंबा है, टाइटली पैक्ड होता है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होता है, तो यहाँ पे मैक्सिमम लाइट का भी एब्जॉर्प्शन होगा। तो मैक्सिमम लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, तो ये प्राइमरी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट जो नंबर 3 है इसको बोला गया है, क्या बोला गया, स्पॉन्जी मेसोफिल। स्पॉन्जी मेसोफिल कहने का मतलब कि लूजली पैक्ड होगा, यहाँ पे ना लूजली पैक्ड होगा, कुछ स्पेस गैप भी बचा होगा जिसमें गैसियस का एक्सचेंज होगा। तो अब आप ही बताइए, गैस का कार्बन डाइऑक्साइड का भी तो हेल्प होता है ना, कंट्रीब्यूशन होता है फोटोसिंथेसिस में। इसका मतलब ये भी वो जगह जहाँ पे फोटोसिंथेसिस पाया जाएगा। तो ये दोनों वो जगह जहाँ पे फोटोसिंथेसिस पाया जाएगा। नंबर 4 में जो है ना वो क्या दिया हुआ है, लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस में क्या होता है, गार्ड सेल होता है, लोअर सरफेस ऑफ लीफ है, यहाँ पे गार्ड सेल होगा, यहाँ पे स्टोमेटा का प्रेजेंट होगा, रेगुलेशन भी होगा यहाँ पे। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछा है ना, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट, जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है वहाँ पे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब फोटोसिंथेसिस होगा, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो रहा है वहाँ पे भी होगा। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे सही होगा। ये दोनों ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में। ये क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा अच्छे से कर लीजिएगा, ये 2 है हमारा और ये 3 है।
तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। फिर से क्वेश्चन को पॉज़ कीजिए, समझिए और आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एक्सपेरिमेंटल सेटअप को आपको ऑब्जर्व करना है। नेम द केमिकल इंडिकेट एज एक्स। इस एक्स, ये जो केमिकल एक्स इंडिकेट किया है ना, इसका नाम बताइए। दैट कैन एब्जॉर्ब द गैस। ये जो एक्स है ना, वो गैस को एब्जॉर्ब करता है, विच इज इवॉल्व एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन में जो बाई प्रोडक्ट होता है वो क्या निकलता है? रिस्पायरेशन में तो कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये पूरी तरीके से क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। तो आपको बताना है इसका नाम क्या है। ठीक है, इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, या फिर पोटेशियम कार्बोनेट है, आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब कर लेता है सारे कार्बन डाइऑक्साइड को, जो भी बेल जार में प्रेजेंट होता है। तो ये भी एनसीईआरटी का एग्जांपल है। ये भी एनसीईआरटी से दिया हुआ है क्वेश्चन। एनसीईआरटी खोलिए और बताइए क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में, क्वेश्चन दिखा है और क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में आया है? ठीक है, यहाँ पे केमिकल रखा गया था जो कि सारे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा था और इसकी वजह से प्लांट क्या हो रहा था? जिंदा था। ठीक है, तो आपको बताना है ये पेज नंबर किसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी, कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन कब आया था आपके? 2021 में आया था। ये 24-21 नहीं, 2021। ठीक है, 2021 में ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम दिया हुआ है, इसको देखिए आप अच्छे से। मैच द लेबलिंग रेफर इन द करेक्ट विद द फंक्शन ऑफ वर्ब। अब बोला गया है कि ये जो लेबलिंग दिया हुआ है ना, इसका फंक्शन क्या है, इसको मैच करना है। यहाँ पे आंसर, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया गया है, क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा-सा गड़बड़ है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन तो दे दिया गया है, लेकिन इसमें जो मैच करने वाला जो एक चार्ट बना हुआ था ऐसा, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं दिया गया धोखे से। ठीक है, तो फिर भी मैं इसका फंक्शन बता। 1 में क्या, ये माउथ है, तो माउथ में क्या होता है बेसिकली? 1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है माउथ को, तो चलो मैं इसका आंसर बता देती हूँ। 1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है माउथ को, ठीक है, और माउथ में क्या होता है? डाइजेशन होता है, इनिशियल फेज ऑफ डाइजेशन यही है। ठीक है, यहाँ पे इनिशियल फेज ऑफ डाइजेशन है ये। ठीक है, जहाँ पे स्टार्च का डाइजेशन होता है और स्टार्च बदल जाता है किसमें? ग्लूकोज में, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है, नंबर 2 जो है, नंबर 2 रिप्रेजेंट कर रहा है स्टमक को। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? फूड स्टोर होता है, यहाँ पे फूड डाइजेस्ट होता है, यहाँ पे बैक्टीरिया भी किल होता है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं यहाँ पर। नंबर 3 जो है स्मॉल इंटेस्टाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर 3 क्या कर रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे एंजाइम जो होता है सीक्रेट होता है और ब्रेक डाउन होता है फैट्स का, प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का। आई होप आपने देखा होगा, है ना? देखा है ना कि कौन कौन सा एंजाइम होता है और कौन सा एंजाइम क्या करता है, ये भी हमने देखा है। तो ये साइट ऑफ कंप्लीट, तो इसको ना कंप्लीट, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को ये भी बोलते हैं साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। मतलब कंप्लीट डाइजेशन, डाइजेशन जो है ना कंप्लीट यहीं पे हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन सारा डाइजेशन यहीं पे हो जाता है। अब इसके बाद आगे डाइजेशन नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन बचा रहता है, वो भी वाटर का। ठीक है, नंबर 4 में क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन को दिखा रहा है, और लार्ज इंटेस्टाइन हेल्प करता है किसमें? वाटर के एब्जॉर्प्शन में, और उसके बाद फीसेस बनाता है, और उसके बाद क्या करता है? वेस्ट मटेरियल को स्टोर करके आगे भेजता है। ठीक है, तो ये सारा चीजें यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया हुआ था, कॉलम आपको मिलाने को नहीं दिया था, लेकिन मैंने बता दिया कि सब क्या क्या चीज को डिनोट कर रहा है। आई होप ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अभी तक हमने 7 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया, द डायग्राम बिलो शो अ लीफ दैट वाज कवर्ड बाय अ piece of black paper. After 3 days, the paper was removed. On testing, it was found that the area under the black paper tested negative for starch and the rest tested positive for the starch. What was the experiment trying to test? बोला गया है कि डायग्राम में ना आपको दिखाया गया कि एक एरिया है, ये एरिया ये ब्लैक पेपर से कवर कर दिया गया था। कुछ दिन के बाद, मतलब 3 दिन के बाद उसको देखा गया, जब उस पेपर को हटाया गया और टेस्ट किया गया, तो उसमें देखने को मिला कि जो पेपर से ढका हुआ था ना जो एरिया, वो उसमें स्टार्च नहीं था, मतलब नेगेटिव फॉर स्टार्च, वहाँ पे स्टार्च पाया ही नहीं गया। और जो एरिया ढका हुआ नहीं था ब्लैक पेपर से, ये ग्रीन जो दिख रहा है, तो उसमें स्टार्च था। तो ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया था और किस चीज़ को टेस्ट करने के लिए किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन हमारा बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था 2021 में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि ये आखिर किया क्यों गया था। तो यहाँ पे ये टेस्ट करने का मतलब क्या है? लाइट को बताने का मतलब है कि लाइट जो है, क्योंकि इस एरिया में जब हमने कवर कर दिया इसको, तो इस एरिया में लाइट नहीं पड़ रहा था, एक ही चीज था जो लाइट नहीं पड़ रहा था। तो लाइट क्या होता है? बहुत ही क्रूशियल कंपोनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होता है फोटोसिंथेसिस को। ये करने का मकसद था कि बताया जाए कि लाइट कितना इंपॉर्टेंट है, अगर जहाँ पे लाइट नहीं पड़ेगा वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो ये बताने का मतलब था क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट, है ना? लाइट इज द क्रूशियल कंपोनेंट, द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट सिंथेसिस देयर ओन फूड, मतलब ग्लूकोज जो बनाता है जिस प्रोसेस से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और जो कॉमन एक्सपेरिमेंट यूज होता है मेथड, जैसे कि कवरिंग द पार्ट ऑफ लीफ शो दैट ओनली सेक्शन एक्सपोज टू द लाइट प्रोड्यूस स्टार। तो ये जो कवर करा है, इसको कवर करने का मतलब ये है, ये दिखाने का मतलब ये है कि जो सेक्शन एक्सपोज है, जो सेक्शन, जो एरिया लाइट लीफ का लाइट से जुड़ा हुआ है, मतलब इस पे लाइट पड़ रहा है, बस वही खाना बना सकता है। बाकी जो लाइट से लाइट के कांटेक्ट में नहीं है वो खाना नहीं बना सकता है। इसे कहने का मतलब यही है, सिंपल सा इस एक्सपेरिमेंट का मतलब यही है कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट होना कितना जरूरी है। अगर प्लांट चाह रहा है कि हम अपना खाना बनाएं तो उसमें लाइट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से साफ जाहिर होता है अगर ये इसमें स्टार्च नहीं पाया गया, इसमें खाना नहीं पाया गया है कवर वाले एरिया में, इसका मतलब कि इसमें लाइट नहीं पड़ा था, बस एक ही रीजन तो था कि लाइट नहीं पड़ा था, इसलिए इसने खाना ही नहीं बनाया। तो लाइट कितना इंपॉर्टेंट है फॉर खाना बनाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन का आंसर कैसे देंगे? इफ प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। ठीक है, इफ प्लांट्स देयर मेक देयर ओन फूड, मतलब ये ऑप्शन में दिया गया। रीजन क्या था इस टेस्ट को करने का? इफ लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर प्लांट्स टू मेक फूड, क्या लाइट रिक्वायर्ड है प्लांट्स प्लांट्स क्या प्लांट्स के लिए लाइट रिक्वायर्ड है खाना बनाने के लिए? ठीक है, इफ प्लांट कैन रिस्पायर इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, क्या यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि प्लांट जो है ना लाइट के एब्सेंस में रिस्पायर कर सकता है? क्या यहाँ पे दिखाया जाता है कि प्लांट जो है सर्वाइव करता है लाइट के एब्सेंस में भी?
सर्वाइव कर सकता है, क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? तो यही दिखाने की कोशिश कर रहा है ना इस एक्सपेरिमेंट में कि जो खाना है वो लाइट के खाना बनाने के लाइट की ज़रूरत है ही है, ठीक है ही है। और इस टेस्ट को करने का मतलब ये था कि ये दिखाना मतलब नहीं था कि प्लांट अपना खाना खुद से बनाता है, या ये दिखाना मतलब नहीं था कि प्लांट जो सांस लेता है उसके लिए लाइट जरूरी है, या ये दिखाना मकसद नहीं था कि प्लांट लाइट के एब्सेंस में प्लांट जो है ना जिंदा रह सकता है, ये दिखाना मकसद नहीं था। मकसद क्या था दिखाने का कि प्लांट को जो है ना लाइट की जरूरत पड़ती है खाना बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, इस टेस्ट को करने का मतलब ये था। ठीक है, व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट ट्राइंग टू टेस्ट, तो क्या टेस्ट करना चाह रहा था कि खाना बनता है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब 8 क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव में सॉल्व कर लिया। अब है असर्शन रीजन की बारी। असर्शन रीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। असर्शन रीजन में क्या दिया गया है? असर्शन में दिया गया है सबसे पहले इसमें आपको पता होना चाहिए असर्शन रीजन में क्या अगर आंसर देते हैं, आपको बताना होता है कि दोनों सही है या फिर दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। मतलब ये फर्स्ट वाला है, दूसरे वाले को एक्सप्लेन सही से कर रहा है। फिर दूसरा होता है दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तीसरा क्या होता है? असर्शन तो सही है, रीजन गलत है। चौथा क्या होता है? असर्शन गलत है, रीजन सही है। तो ये ऑप्शन होता है असर्शन रीजन में। तो असर्शन क्या कह रहा है? नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट्स ग्रोथ एंड टेकन अप बाय प्लांट इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। बोला गया है कि जो नाइट्रोजन है ना बहुत जरूरी एलिमेंट है प्लांट के ग्रोथ के लिए। और ये जो नाइट्रोजन है वो क्या करता है? इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो है प्लांट कैसे लेता है? नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेता है? क्या नाइट्रोजन के फॉर्म में लेता है? तो वो बोल रहा है कि प्लांट जो है ना नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स फॉर्म में और नाइट्राइट्स फॉर्म में लेता है। ठीक है, नाइट्रेट और नाइट्राइट्स फॉर्म में लेता है। क्या ये बात सही है? ऐसा पूछा गया क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये बात तो सही है कि नाइट्रोजन बहुत जरूरी होता है प्लांट से ग्रोथ के लिए। ठीक है, प्लांट की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत सही है, जरूरी है। बट प्लांट कैन नॉट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्ट। तो जो नाइट्रोजन है ना एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है N2 के फॉर्म में, डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकता नाइट्रोजन को इस फॉर्म में। ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं लेता। ये क्या करता है? टेकन अप बाय द प्लांट फॉर्म इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स। तो ये क्या करता है? नाइट्रोजन को इनऑर्गेनिक फॉर्म में लेता है। किस फॉर्म में? नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स और अमोनिया। ठीक है, अमोनिया NH3 के फॉर्म में लेगा। ठीक है, N3 माइनस के ऐसा N2 माइनस ऐसा फॉर्म में लेगा। ठीक है, सॉइल इज कंपोज ऑफ मिनरल्स सच एज नाइट्रोजन। जो सॉइल जो होता है वो बना होता है मिनरल्स से, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो इस चीज से सॉइल बना होता है। तो सॉइल से वो क्या करता है? नाइट्राइट्स फॉर्म में लेता है, डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नहीं लेता है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक फॉर्म में लेता है। ये बात असर्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब रीजन को देखते हैं। द सॉइल इज द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड अदर मिनरल्स ऑफ प्लांट। ये बात भी सही है कि सॉइल जो है रिचेज होता है। ठीक है, तो ये बात भी सही है कि जो सॉइल होता है वो मिनरल्स में ज़्यादा होता है, रिच होता है। ठीक है, सॉइल के पास जो है ना, जो द सॉइल इज द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट। जो प्लांट से नजदीक, मतलब प्लांट का जो रूट है डायरेक्टली सॉइल के कॉन्टैक्ट में होता है, तो वो रिच होता है। सॉइल क्या होता है? रिच होता है रॉ मटेरियल में, नाइट्रोजन में, फास्फोरस में और अदर मिनरल्स में। ये रिच होता है। तो ये बात तो सही है, बट एक्सप्लेन सही से नहीं कर रहा है। एक्सप्लेन कैसे करता? ये दोनों ऑप्शन क्या है? सही है, लेकिन ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है सही से। ठीक है, नाइट्रोजन जो है एसेंशियल एलिमेंट है प्लांट ग्रोथ के लिए, और वो नाइट्रोजन जो है डायरेक्टली प्लांट्स नहीं लेता, इनऑर्गेनिक फॉर्म लेता है नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में। ठीक है, लेकिन इसमें ये नहीं बोला गया कि बाय द सॉइल ले जाता है, ये सब नहीं लिया गया ना। इसमें ये बोला गया कि ये जो है कन्वर्ट करता है नाइट्रेट्स को और उसके बाद फिर प्लांट में जाता है। ऐसा कोई एक्सप्लेन नहीं किया, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को देखना और टैकल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया? असर्शन में बोला गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक। बात सही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? हेल्प करता है डाइजेशन में, स्टमक में जो डाइजेशन होता है उसमें हेल्प करता है। रीजन क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स करता है एसिडिक मीडियम टू द एक्टिवेट प्रोटीन डाइजेशन। ये बात भी बिल्कुल सही है। हाइड्रोक्लोरिक खाना पचाता है स्टमक में जो होता है। हाइड्रोक्लोरिक किस तरीके से हेल्प करता है? एसिडिक मीडियम के बनाता है, और एसिडिक मीडियम क्या होता है? प्रोटीन के एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। हमने पढ़ा है, ये दोनों सही है। मतलब असर्शन भी सही है इसका, और रीजन भी सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, असर्शन में दिया गया द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। सही बात है, विच आर रिच इन ब्लड कैपिलरीज। उसमें बहुत ज्यादा ब्लड कैपिलरीज होता है। ठीक है, सही बात है ये। दिस विलाई प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया टू हेल्प द स्मॉल इंटेस्टाइन इन कंप्लीटिंग द डाइजेशन ऑफ फूड। बोला कि ये जो विलाई होता है ना, प्रोवाइड करता है लार्ज सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है? ये सरफेस एरिया किस चीज में हेल्प करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है, नहीं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में हेल्प करता है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि डाइजेशन ऑफ फूड में नहीं हेल्प करता। सरफेस एरिया इसलिए बड़ा नहीं होता कि वो डाइजेस्ट करे, वो एब्जॉर्ब करे। तो रीजन क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में ही ये आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी में लगा देंगे क्योंकि रीजन गलत है, असर्शन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आपने ऑब्जेक्टिव देख लिया, असर्शन रीजन देख लिया, कैसे देखते हैं क्वेश्चन, कैसे समझते हैं क्वेश्चन को, कैसे बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? हाउ इज द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एडेप्टेड फॉर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे एडेप्टेड होता है फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए? तो उसमें विलाई होता है। हमने पढ़ा है कि एब्जॉर्प्शन के लिए कैसे एडेप्टेड होता है, क्योंकि उसमें विलाई होता है। विलाई क्या करता है? सरफेस एरिया बढ़ा देता है इंक्रीज करने के लिए। तो यही आपको लिखना है कॉन्सेप्ट। द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मिलियंस ऑफ बी लिख सकते हैं यहाँ पे, व्हिच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेम द कॉमन न्यूट्रिएंट्स दैट अब्सॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रीअब्सॉर्ब बाय द किडनी ट्यूब्यूल्स। क्या बोला गया? कॉमन न्यूट्रिएंट्स को बताना है जो अब्सॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब किडनी ट्यूब्यूल्स वाला ये जो है ना हमारा कहाँ पे आता है? हाँ, एक्सक्रीशन वाले में से पूछा गया है, बट ठीक है देख लेते हैं। ग्लूकोज इज अ कॉमन, यहाँ तक तो है ना हमारा इस चैप्टर से। ग्लूकोज इज अ कॉमन न्यूट्रिएंट दैट अब्सॉर्ब इन द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, हाँ, कॉमन न्यूट्रिएंट्स क्या? ग्लूकोज है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूरिंग डाइजेशन एंड लेटर रीअब्सॉर्ब बाय द किडनी ट्यूब्यूल्स फॉर आफ्टर बीइंग फिल्ट्रेशन। तो जब रीअब्सॉर्ब कहाँ पे होता है?
पहले तो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर जो हमारा एक्सक्रीटेड होगा वो बाहर जाएगा, किडनी की तरफ जाएगा, ठीक है। किडनी फिर से फ़िल्टर करता है, तो वहाँ पे फिर से जो भी हमारा ग्लूकोज़ है, जो भी कार्बोहाइड्रेट है, फिर से क्या होता है, रीअब्ज़ॉर्ब हो जाता है। क्योंकि कुछ होता है ना, एब्ज़ॉर्ब होने में छूट जाता है, तो कुछ आगे चला जाता है, तो वहाँ पे रीअब्ज़ॉर्ब होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है 2 चैप्टर से मिला करके। इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल द स्मॉल इंटेस्टाइन डिज़ाइन्ड टू एब्ज़ॉर्ब द डाइजेशन ऑफ फूड, जस्टिफाई दिस। हाँ, फिर से वही विलाई पे क्वेश्चन पूछा गया कि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन डिज़ाइन होता है एब्ज़ॉर्ब करने के लिए जो डाइजेस्टिव होता है। कैसे डिज़ाइन होता है? क्योंकि उसमें क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। और वो प्राइमरी साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि वो बनाता है, वही सब आपको लिखना है। तो क्या होता है, द स्मॉल इंटेस्टाइन द प्राइमरी साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन डाइजेस्टिव फूड इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, इट इज स्पेशली एडेप्टेड फॉर द फंक्शन एंड हैज फॉलोइंग फीचर। लार्ज सरफेस एरिया होता है, रिच ब्लड सप्लाई में होता है, ठीक है। लार्ज सरफेस एरिया कैसे होगा, विलाई की वजह से होता है। रिच ब्लड सप्लाई क्या होता है, वही विलाई की वजह से होता है, क्योंकि उसका एक्सटेंशन ज़्यादा नेटवर्क, उसमें कैपिलरीज बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन जो है वो भी न्यूट्रिएंट्स जो है वो भी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है और बॉडी पार्ट में पहुंचाती है, ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, स्टेट वन रोल ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन डाइजेशन। अब इस सारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ये जो चीज प्रेजेंट होता है उसका वन रोल बताना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, स्टमक में वन रोल बताना है। तो स्टमक में एसिडिक की मीडियम एक्टिवेट बनाता है और प्रोटीन का पचाने वाला जो एंजाइम है उसको एक्टिवेट करता है। तो क्या लिखेंगे, क्रिएट्स एसिडिक मीडियम फॉर फैसिलिटेटिंग द एक्शन फॉर एंजाइम्स, मतलब फैसिलिटेटिंग मतलब वही एक्टिवेट करता है। और उसके बाद जो एसिडिक मीडियम होता है जो स्टमक में ऑर्गेनिज्म आता है उसको भी मारता है, किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द स्टमक। तो ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट आपको याद रखना है। विलाई क्या होता है, विलाई का क्या होता है, इसका काम क्या होता है, फंक्शन इंक्रीज सरफेस एरिया। क्यों, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एनल स्फिंक्टर, अब तीसरा एनल स्फिंक्टर, इसका फंक्शन क्या होता है, ये रेगुलेट करता है एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द एनस। तो कब बाहर निकलेगा, कितनी देर रोक के रखना है, तो ये सारा रेगुलेशन करता है एनल स्फिंक्टर। तो ये काम हो गया। लाइपेज क्या करता है, लाइपेज डाइजेस्ट करता है इमल्सिफाई फैट्स, हमने देखा है ना, लाइपेज क्या करता है, फैट्स को डाइजेस्ट करता है। लिपिड्स डाइजेस्ट करता है, ये एंजाइम है, ये क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है, मतलब लिपिड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। तो आपको याद रखना है कि जो लिपिड्स है, लिपिड्स किस में चला जाएगा, फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में, किसकी हेल्प से, लाइपेज की हेल्प से, वो एंजाइम है, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है कि लाइपेज कहाँ से आता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर कि लाइपेज कौन सा एंजाइम है, कौन रिलीज करता है, ठीक है। बहुत लंबा होता जा रहा है, आपको आपको क्या करना है, हमें सपोर्ट करना है, वीडियो को लाइक करना है, ताकि मैं हर रोज वीडियो ला सकूं, मोटिवेट हो, क्योंकि मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है लाइफ में, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, ताकि और भी अच्छे अच्छे और भी नए नए चीजें मैं इस चैनल पे लाती रहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेम द मूवमेंट ऑफ अकर अलोंग द गट इन ह्यूमन डाइजेशन, हाउ डू दे हेल्प इन डाइजेशन। अच्छा, गट वो इसोफेगस की बात कर रहा है, ठीक है। इसोफेगस में कौन सा मूवमेंट होता है उसका नाम लिखना है और ये कैसे हेल्प करता है डाइजेशन में, तो वही लिखा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा इसी में, 6 में ही है दूसरा, वेयर वेयर इज बाइल जूस स्टोर। बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है, तो गॉल ब्लैडर में होता है, ये तो हमें पता ही है। गॉल ब्लैडर जो होता है उसमें बाइल जूस क्या होता है, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। लिस्ट 2 रोल ऑफ बाइल जूस का 2 रोल आपको बताना है। तो याद ही है, ये चीज हमने पढ़ लिया। तो जो मूवमेंट होता है उसका नाम होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है रिदमिकली इन द ऑर्डर ऑफ पुश टू फॉरवर्ड इन रेगुलेटेड मैनर सो दैट डाइजेस्टेड प्रॉपर्ली, ठीक है, ताकि वो जब जाए खाना इसमें स्टमक में तो वो डाइजेस्ट हो जाए प्रॉपर्ली, ठीक है। गॉल ब्लैडर का 2 रोल क्या है, एक तो होता है न्यूट्रलाइज द एसिडिक काइम, जो एसिडिक फूड आता है, काइम क्या होता है, वो पचा हुआ खाना को बोलते हैं। काइम जो होता है ना, जो पार्शियली खाना पचा होता है उसको काइम बोलते हैं। तो इट न्यूट्रलाइज द एसिडिक काइम कमिंग फ्रॉम द स्टमक, जो एसिडिक फूड स्टमक से आ रहा है उसको न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि वो एसिडिक है तो बेसिक बनाएगा उसको, और क्रिएटिंग एन अल्कलाइन मीडियम फॉर एक्टिवेशन ऑफ पैनक्रियाज एंजाइम। और क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा पैनक्रियाटिक एंजाइम को भी हेल्प करने में, ठीक है। 2 रोल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेटमेंट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, आंसर द फॉलोइंग। मतलब इसके कॉन्टेक्स्ट में आपको आंसर देना है कि क्लोरोफिल क्या है, फोटोसिंथेसिस की जरूरी है। तो व्हाट आर द वेरीजेटेड लीव्स, वेरीगेटेड लीव्स का मतलब क्या होता है, गिव एग्जांपल। वेन लीफ इज बॉइल्ड इन अल्कोहल, जब लीफ को बॉयल करेंगे अल्कोहल में तो क्या होगा उसके कलर के साथ, ठीक है। इन व्हाट फॉर्म इज द कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस स्टोर इन द प्लांट, क्या बोला है, ये कार्बोहाइड्रेट जो कार्बोहाइड्रेट है, क्या कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 किस फॉर्म में बनता है और किस फॉर्म में स्टोर होता है उसका नाम आपको लिखना है। जैसे हमें हमारे में होता है ना, स्टार्च होता है, ग्लूकोज होता है, इस तरीके से। व्हाई इज क्लोरोफिल नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल क्यों जरूरी है, ये सारा बात आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहले लीफ होता है, लीफ विद द ग्रीन पैचेस कंटेन क्लोरोफिल एंड नॉन ग्रीन पैचेस लैक ऑफ प्रोटीन। तो जो लीफ ग्रीन पैचेस में होगा उसमें क्लोरोफिल होता है और नॉन ग्रीन पैचेस होता है वो क्लोरोफिल नहीं होता है। जैसे क्रॉटन हो गया, मनी प्लांट हो गया, लीफ बिकम्स कलरलेस व्हाई सॉल्यूशन बिकम ग्रीन। क्या बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला गया था, व्हाट आर द वेजिटेटिव लीव्स, गिव एन एग्जांपल। तो वेजिटेटिव लीव का मतलब क्या होगा कि जिसमें पैचेस होगा, जिसमें नॉन पैचेस होगा उसमें क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द लीफ व्हेन लीफ बॉइल अल्कोहल, तो अल्कोहल में जब बॉइल करेंगे तो क्या हो जाएगा उसके साथ कलर, और उसका कलर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लीव कलरलेस हो जाएगा जब हम उसको सॉल्यूशन में डालेंगे अल्कोहल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वो किस फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होता है प्लांट में, किस फॉर्म में स्टोर होता है। तो स्टार्च सनलाइट वाला प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, स्टार्च फॉर्म में वो क्या होता है, इन व्हाट फॉर्म कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस स्टोर इन द फॉर्म, तो किस फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, तो स्टार्च फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। प्लांट में क्या होता है, स्टार्च फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है, स्टार्च फॉर्म में स्टोर होता है। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या पूछा गया था कि व्हाई इज क्लोरोफिल नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्यों जरूरी है, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल क्यों जरूरी है, सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो जो सनलाइट है फोटोसिंथेसिस में जो सनलाइट आता है, सनलाइट जो आता है फोटोसिंथेसिस में,
उसको ट्रैप करने का काम कौन करता है? एब्ज़ॉर्ब करने का काम कौन करता है? क्लोरोफिल ही करता है। तो इसलिए क्लोरोफिल क्या ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट क्या है? स्टेट द रोल प्लेड बाय द फॉलोइंग एंजाइम। अब एंजाइम का क्या रोल है, वो आपको बताना है। अब आप लिख सकते हैं, आई होप आपको पता होगा कि कैसे इसको लिखना है। लाइपेज़ का क्या काम होता है, ट्रिप्सिन का क्या काम होता है, मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिस्ट 2 फंक्शन ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। मतलब विलाई का 2 फंक्शन लिखना है आपको, बस यही बोला गया है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसका जो आंसर है ना, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इन दोनों का, इसका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है बच्चों, ठीक है? अभी हमने सारा पढ़ा दिया, कॉन्सेप्ट भी पढ़ा दिया और क्वेश्चन भी बहुत सारे कराए। तो आप इसका आंसर जो है ना, कमेंट बॉक्स में बताइए। जो भी बच्चे अपने बोर्ड के लिए, अपने मिड टर्म के लिए तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो वो बच्चे ज़रूर कमेंट करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, द लीव्स ऑफ प्लांट वर कवर्ड विद एल्युमिनियम फॉइल, हाउ वुड इट अफेक्ट द फिजियोलॉजी ऑफ द प्लांट। तो वही बताया गया कि अगर हम प्लांट का जो लीव है उसको एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, वहाँ पे ग्लूकोज नहीं बनेगा, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं बनेगा और उसमें मतलब ऑक्सीजन नहीं रिलीज होगा, ठीक है? तो वहाँ पे ट्रांसपिरेशन भी नहीं होगा, मतलब जो वाटर का एक्सचेंज वाटर निकलता है, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, टेम्परेचर रेगुलेशन विल अफेक्ट, सारा चीज़ वहाँ पे क्या होगा, अफेक्ट होगा। अगर उसको हम फिजियोलॉजी जी पूछा ना, तो उसमें जो चीज़ होगा सब बता देना है। तो समझ में आ गया व्हाट इज फोटोसिंथेसिस क्या है? तो फोटोसिंथेसिस क्या है, डेफिनेशन है, एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना है, ठीक है? इसका यहाँ पे आपको उसका रिएक्शन लिखना है, ठीक है? उसमें जो 3 मेन 3 इवेंट्स होता है, एब्जॉर्प्शन, ये सारा जो इवेंट्स हमने पढ़ाया है आपको, अभी आगे पढ़ाया था, ठीक है? मेन इवेंट्स आपको पढ़ाया था ना, एब्जॉर्प्शन पढ़ाया था और उसके बाद कन्वर्जन पढ़ाया था, उसका रिडक्शन पढ़ाया था, वो सारा आपको यहाँ पे ऐड करना है। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल एंड लेबल द गॉल ब्लैडर, लिवर, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल आपको पूरा ड्रॉ करना है और साथ ही उसमें लेबल करना है, ठीक है? उसके बाद बी में क्या बोला गया, गिव रीजन टू एक्सप्लेन व्हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन फूड अकर मेनली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, रिच ब्लड सप्लाई, वहाँ पे क्या होता है, वलाई होता है, वहाँ पे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। ए का ऑप्शन तो आपको ये हो गया, एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, लार्ज सरफेस एरिया होता है, क्यों? क्योंकि इसमें विलाई होता है, दूसरा ब्लड सप्लाई ज़्यादा होता है, ठीक है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया हमारा सारा न्यूट्रिशन वाला चैप्टर एंड। तो अगर आप एंड तक जुड़े थे तो आपको आई होप बहुत ज़्यादा हेल्प मिला है, ठीक है? मिलेगा इस लेक्चर से। ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही हर एक चैप्टर को रैपिड रिवीजन पढ़ेंगे, सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और आपको जो है अपने एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाला है। और अगर कुछ आपको नहीं समझ में आया या कुछ और भी पढ़ना है आपको या किस तरीके से मैं वीडियो लाऊं, इसका कुछ आइडिया आपको देना है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिस्पायरेशन के साथ, ठीक है?